एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, एक बहुत अच्छी बात हुई कल कि बारिश हुई, कुदरत का निज़ाम हुआ और लाहौर कलंदर्स को 1 पॉइंट मिल गया। फाइनली जो जीत करना मिला, हार करना मिला, जो खेल करना मिला, वो 1 पॉइंट बारिश की वजह से मिल गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। कम से कम थोड़ा बहुत नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जो मैचेस होंगे उसमें लाहौर कलंदर्स शायद परफॉर्म कर पाएँ, कुछ अच्छा कर पाएँ, कुछ डिफरेंट कर पाएँ, कि वो भी टीम का एक हिस्सा, एक इवेंट का हिस्सा ज़रूर रहें। दूसरी जानिब नाज़रीन, कराची किंग्स की बात करेंगे, क्योंकि कराची किंग्स भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए। PSL 2024 है, टीम्स जो हैं वो फाइनल में जाती जा रही हैं। नज़र आता जा रहा है कि ये टीम जो है वो हमारे सामने फाइनल्स में होगी, लेकिन कराची किंग्स पर भी इस हिसाब से नज़र डाली जा रही है कि शायद वो भी इवेंट का हिस्सा ना रहे। गो कि आज मैच है कराची किंग्स का मुल्तान सुल्तान्स का। बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टीम मुल्तान सुल्तान्स है इस हवाले से कि पॉइंट्स टेबल के अतबार से नंबर 1 टीम है। दूसरी जानिब नाज़रीन, कराची किंग्स का भी नंबर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा नीचे है। देखना यह है कि आज किस तरह से कम बैक करते हैं, शान मसूद का साथ कौन देता है, शान मसूद पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है, रिजवान कैसा परफॉर्म करते हैं। तो नाज़रीन, इस हवाले से बात करते हैं, बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, PSL का मान, हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीरब ज़ीशान। नाज़रीन, दूसरी जानिब स्टैट्स को हमारे सामने लेकर आएंगे, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करेंगे, खूबसूरती से स्टैट्स को निखारते हुए आपके सामने लेकर आएंगे आपके फेवरेट उमर ज़ाहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान्स आज आमने सामने होंगे, यानी रिजवान और शान मसूद की आपस में टक्कर है। अब देखना यह कि रिजवान, क्योंकि उनकी एक टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिजवान बजाते खुद एज ए कैप्टन अपनी टीम को जब लीड करते हैं तो वो टीम स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लेकिन शान मसूद एज ए कैप्टन अच्छे हैं, सलाहियात होंगी, लेकिन परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं सामने आ रही है जिस तरह से उम्मीद की जा रही है या कोशिश करनी चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुस्कुराहट के साथ साथ ये भी वाज़ह करते जाए कि आज कराची किंग्स पर कितना दबाव है, कितनी उन्हें ज़रूरत है कि वो परफॉर्म करें और वो पॉइंट्स टेबल में अपनी जो पोजीशन है उसको बढ़ाएं। देखिए, अभी तक टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिकेट देखने को नहीं मिली। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा ये, कराची की टीम का शुमार PSL की ऐसी टीमों में होता है जो कभी भी उतने ज़्यादा एतमाद के साथ या उतने ज़्यादा शानदार क्रिकेट इन्होंने नहीं खेली है। आप देखें कि कोयटा जब खेल रही थी UAE में तो उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। पेशावर ज़ल्मी को भी अगर आप देखते हैं तो इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा किसी ने फाइनल्स खेले हैं तो वो पेशावर ज़ल्मी की टीम है। लाहौर को अगर आप देखें तो 2 मरतबा वो जीते, 3 फाइनल वो भी खेल चुके हैं। 1 मरतबा वो कराची से फाइनल हारे, 2 मरतबा वो फाइनल जीते हैं, तो 3 फाइनल एक लिहाज से वो भी खेल चुके हैं। कराची 1 मरतबा टूर्नामेंट जीती है। इमाद वसीम उस वक्त उसके कप्तान थे। इस टीम को मुख्तलिफ पाकिस्तान के कई नुमायाँ खिलाड़ियों की और गैर मुल्की खिलाड़ियों की भी जो नुमायाँ खिलाड़ी हैं उनके खिदमात हासिल रही, लेकिन उनकी कारकर्दगी में कभी भी तसलसल अच्छे हवालों से नहीं रहा है। इनकी कारकर्दगी हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रही है। को बहुत ज़्यादा आप इनके कॉम्बिनेशन को हमेशा से मसाइल रहे हैं। इस वक्त भी आज अगर वो मैच खेल रहे हैं और देखें कि जिस खिलाड़ी ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया अब तक उनका बैटिंग के शोबे में या फील्डिंग के शोबे में, वो हैं कैरन पॉलर्ड। और पॉलर्ड जो है वो उनकी खिदमात हासिल नहीं होंगी आज के मैच में, क्योंकि वो भारत सफ़र कर चुके हैं चंद दिन की छुट्टी लेकर, क्योंकि वहाँ पर अंबानी साहब के घर शादी है और उनका शुमार दुनिया के अमीर अफराद में होता है। और मेरा ख्याल शायद एशिया के सबसे ज़्यादा अमीर अफराद है दुनिया के तो अमीर अफराद में उनका शुमार होता है। तो वो शादी में शिरकत के लिए वहाँ पर दुनिया के कई बड़े खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद हैं उनके घर शादी की में शिरकत के लिए। तो कैरन पॉलर्ड भी वहाँ पर मौजूद हैं। आप देखें कि यहाँ पर वो PSL खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ये यकीनी तौर पर उन्होंने पहले से बताया होगा कि वो जाएंगे, तो उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त की जो कि उनको दे दी गई। तो आज के मैच में कैरन पॉलर्ड नहीं होंगे और आप देखें कि किस हद तक फ़र्क पड़ सकता है उनको कराची किंग्स को, क्योंकि कराची की कारकर्दगी में अगर कोई थोड़ी बहुत जान नज़र आती थी या उनकी टीम कहीं ना कहीं बाउंस बैक करती थी, तो वो कुछ मौक़े ऐसे होते थे फील्डिंग में जहाँ पर कैरन पॉलर्ड अपनी फील्डिंग में कोई गैर मामूली अंदाज में कैच लेते थे और टीम को एक ऐसी विकेट मिल जाती थी जिसकी ज़रूरत होती थी, या जब वो बैटिंग कर रहे होते थे तो नीचे से आकर ऐसी बल्लेबाजी करते थे कि बाउंस बैक का मौका कराची को मिलता था। तो आज वो भी नहीं होंगे। शान मसूद बैसियत कप्तान बहुत अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। उनकी कारकर्दगी बिलखुसूस बैटिंग के शोबे में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कप्तानी
तो वो उस वक्त करेंगे जब उनके पास रिसोर्स पूरे होंगे। फिर ये वो टीम है जिनकी सबसे ज़्यादा सेहत भी ख़राब हुई इस टूर्नामेंट में। एक दिन ऐसा लगा कि शायद 12-13 खिलाड़ी बीमार हैं तो शायद मैच ही ना हो पाए, लेकिन वो मैच खेला गया और लेकिन नतीजा उनके हक़ में नहीं आया। मजमूई तौर पर टीम को इतनी ज़्यादा सेटल नज़र नहीं आती है। अगर कोई बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है अपनी हिकमत अमली के एतबार से, अपनी प्लेइंग 11 के एतबार से, अपने कॉम्बिनेशन के एतबार से, अपने खिलाड़ियों की सलाहियतों के फ़ायदा उठाने के एतबार से, तो वो क्वेटा और मुल्तान सुल्तान से खेली है। कहीं कहीं पेशावर ज़ल्मी नज़र आते हैं, लेकिन कल जो मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया पेशावर का, तो मेरा ख़्याल है आने वाले दिनों में जब वो पॉइंट्स टेबल फाइनल हो रहा होगा कि प्ले ऑफ में कौन सी टीमें जाती हैं, तो ये कहीं ना कहीं कराची को इससे हो सकता है कुछ नुकसान, पेशावर को इससे कुछ नुकसान हो, क्योंकि पेशावर के पास मौका ज़रूर था, क्योंकि लाहौर मुसलसल 6 मैचेस हार चुकी थी और उनके बेस्ट प्लेयर्स भी इतनी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं थे और पेशावर अच्छे तरीके से टूर्नामेंट में वापस आ रहा है। उनके पास एक मैच जीतने का 2 पॉइंट्स हासिल करने का मौका ज़रूर था, लेकिन कल चूँकि बारिश की वजह से मैच हो नहीं पाया और 1 पॉइंट जब वो आगे जाएंगे तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं हो सकता है उनके लिए ये नुकसान का बायस बन सकता है। मैच हो सकता है वो हार भी जाते, लेकिन जीतने के इम्कानात माजी करीब की कारकर्दगी को देखते हुए पेशावर ज़ल्मी के ज़्यादा थे निस्बतन इसके लाहौर कलंदर्स। तो आज जहाँ पर कराची किंग्स आमने सामने होंगे, शान मसूद की बैटिंग ख़ासी ज़ेर बहस है कि क्यों वो इतने ज़्यादा अच्छा नहीं खेल रहे हैं। हालांकि वो वाइट बॉल में बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं और जो उनकी अगर रन्स बनाने की रफ्तार को देखते हैं या उनकी जितने बॉल्स वो ले रहे हैं उसको देखते हैं, ये तो मुझे याद पड़ता है जब ये खेल रहे थे टेस्ट मैच पाकिस्तान की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में, 24वां 25वां बॉल था जो उन्होंने लेफ़्ट किया था। ये तो टेस्ट मैच में भी बड़े हाई स्ट्राइक रेट के साथ जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर वो कामयाब भी होते हैं, खुले शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं। इंटेंट इनका ऐसा होता है कि आप हर वक्त रन्स की तलाश में रहते हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी, और यहाँ पर T20 क्रिकेट में उनका वो खेलने का अंदाज़ नज़र नहीं आ रहा जिसके लिए वो माने भी जाते हैं। और जब उन्होंने टेस्ट मैच में तेज़ी से रन्स बनाने की कोशिश की है जब भी, तो उनको तनकीद का भी निशाना बनाया गया कि आपके पास एक बहुत लंबा वक्त है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इतनी जल्दी में रन्स बनाने की कोशिश में अपनी विकेट ज़ाया करें और फिर बाहर बैठकर पवेलियन में सारी बारी देखें। लेकिन बड़ी तशवीशनाक चीज़ इस लिहाज से है कि वो एक ऐसे फॉर्मेट में जहाँ पर उनको कम बॉल्स पर ज़्यादा रन्स बनाने की ज़रूरत है, वो उस तरह की क्रिकेट खेलने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो कराची के लिए एक बड़ा सेटबैक तो यही है कि शान मसूद की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है और फिर उसके साथ साथ दूसरा ये है कि वो पावर प्ले में उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें कराची के लिए ज़रूर इनको मसाइल का इनके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, जब क्रिकेट की बात होती है तो इसमें सिर्फ मैचेस नहीं होते हैं, बल्कि इसके अंदर एक बहुत ही अहम चीज़ ये भी होती है कि खिलाड़ियों की लाइफ पर भी थोड़ा सा गौर किया जाता है, थोड़ी सी नज़र डाली जाती है। और स्पेशली जब क्रिकेट की बात होती है तो मेरे ज़हन में एक बात है कि शुएब अख्तर के घर भी माशाल्लाह खुशखबरी आई है। जिस तरह पिछले दिनों हसन अली के घर आई थी, उनके लिए भी बहुत बहुत सी मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं हैं। हाफिज़ साहब, क्योंकि शुएब अख्तर के घर भी माशाल्लाह एक बेटी की आमद हुई है, तो मैं जानना चाहूँगी कि शुएब अख्तर अगर PSL का हिस्सा होते कैसा परफॉर्म करते? देखिए, वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के अजीम खिलाड़ियों में, नुमाया क्रिकेटर्स में उनका शुमार होता है। क्योंकि जब कभी भी आप तेज़ बॉलिंग की बात करेंगे, जारहाना गेंदबाजी की बात करेंगे, आप ये बात करेंगे ख़तरनाक जो कि बल्लेबाजों के लिए साबित हो सकते हैं, वो बात करेंगे, तो आपको यकीनी तौर पर वहाँ पर नज़र आएंगे शुएब अख्तर। IPL खेले और आपने देखा कि वहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ी उस वक्त में पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत अच्छे क्रिकेटर्स थे पाकिस्तान के पास, जिनकी दुनिया में शोहरत थी, लोग उनको खेलते हुए देखना चाहते थे। और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जब IPL में खेला है, शुएब अख्तर को देखें, आज भी लोगों को उनका वो स्पेल याद होगा जिसमें उन्होंने ऊपर से ही 4-5 आउट कर दिए थे। और क्राउड को बेसिकली ये ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो क्राउड को मजबूर करते हैं कि वो स्टेडियम तक आएँ और क्राउड को स्टेडियम में मजबूर करते हैं कि वो अपनी सीटों से खड़े हो जाएं। तो वो आज सिर्फ शुएब अख्तर ही नहीं, अगर आज सईद अनवर खेल रहे होते तो दुनिया कैसे देखती, अगर आज इंजमाम खेल रहे होते तो दुनिया कैसे देखती, अगर आज
मोइन खान T20 क्रिकेट खेल रहे होते तो दुनिया को कैसे लगता, क्योंकि ये वो क्रिकेटर्स हैं जो किसी भी फॉर्मेट में इमरान में डॉन ब्रैडमैन अगर होते तो क्या बात है, वो तो एक है, वो तो फिर बहुत ही बात है, फिर तो ही हम अलग हो इसको जाती है। ले जाते हैं कोई 25-100 साल पीछे जाना पड़ेगा इस हिसाब से तो सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, बल्कि तो बात यह है कि पाकिस्तान में वैसे खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे, लेकिन भारत में वो तसलसल फिर भी कायम है। उनके खिलाड़ियों में वो स्पार्क नजर आ रही है कि आने वाले वक्त में वो इन नामों तक जा सकते हैं, जैसे विराट ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। देखिए बात यह है कि एक ज़माना ऐसा था कि जब इंडिया की क्रिकेट की बहुत ज़्यादा उनकी इन्हिसार होता था सचिन तेंदुलकर के ऊपर। अगर तेंदुलकर परफॉर्म नहीं करेंगे तो इंडिया का मैच जीतना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वक्त बदला, सौरव गांगुली आए, राहुल द्रविड़ आए, VVS लक्ष्मण आए, युवराज सिंह आए, मोहम्मद कैफ आए, ठीक है, उनकी टेस्ट टीम में और खिलाड़ी आए, ठीक है, सदा गोपन रमेश भी खेले, अनिल कुंबले आए, हरभजन सिंह आए, ठीक है। तो ये वो सारे क्रिकेटर्स हैं, जब ये आते गए तो वो जो तवक्कुआत का बोझ था या जिम्मेदारी थी इजाफी, वो फिर तकसीम हुई दीगर खिलाड़ियों के ऊपर। महेंद्र सिंह धोनी आ गए, ठीक है, ज़हीर खान आए, आशीष नेहरा आए। तो ये खिलाड़ी जब आए टीम में तो फिर सचिन तेंदुलकर के ऊपर जो रन्स करने का एक ज़्यादा दबाव होता था वो मुंतकिल हुआ दीगर खिलाड़ियों के ऊपर। उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। बिल्कुल। जब उनकी क्रिकेट दुरुस्त समत में आगे गई तो फिर ये लोगों ने देखा कि आज वो जिक्र नहीं करते हैं कि उनके पास महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, माँ सिवाय उस वक्त के जब वो ICC के इवेंट्स में हारते हैं सेमीफाइनल में या नॉकआउट में। उनको इनफरादी तौर पर या बायलैटरल में कभी इस चीज़ की आपको बहस सुनने को नहीं मिलेगी कि उनके पास सौरव गांगुली नहीं है, उनके पास राहुल द्रविड़ नहीं है, उनके पास VVS लक्ष्मण नहीं है, उनके पास हरभजन और अनिल कुंबले नहीं है, उनके पास सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग नहीं है, उनके पास युवराज सिंह नहीं है। बिल्कुल सही ये बहस आपको वहाँ पर नहीं सुनने को मिलेगी। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर रोहित शर्मा आ गए, विराट कोहली आ गए, ठीक है जी। अगर आप अभी देखें KL राहुल आ गए, शुभमन गिल आ गए, श्रेयस खेल रहे हैं, KL राहुल खेल रहे हैं, ठीक है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, सिराज खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या आ गए हैं। हाँ। तो उनका जो खिलाड़ियों के मुतबादल हैं वो आपको नज़र आते गए हैं वक्त के साथ साथ। यही वजह है कि आज लोग अपने भारत में लोग अपने अजीम खिलाड़ियों को याद तो ज़रूर करते हैं। हाँ। लेकिन वहाँ पर ये नहीं होता कि हमें इसकी कमी महसूस हो रही है, इसकी कमी महसूस हो रही है, इसकी कमी महसूस हो रही है। पाकिस्तान में आज भी लोग याद करते हैं कि सईद अनवर और आमिर सुहेल की एक इफ्तिताही जोड़ी होती थी जो कि इनिंग्स का आगाज़ करते थे और लोग बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते थे उनकी बैटिंग को देखकर। पाकिस्तान में आज भी लोग सलीम मलिक, इंज़माम यूसुफ को याद करते हैं कि यार मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान का कोई ऐसा बैट्समैन हो जो कि बड़े अच्छे तरीके से खेल सकता हो। आज भी यूनुस खान को याद किया जाता है, आज भी जावेद मियादाद को याद किया जाता है, आज भी अब्दुल कादिर और मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक को, वसीम अकरम और वक़ार यूनुस को, शोएब अख्तर को याद किया जाता है। तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में उस तादाद में उस मयार के खिलाड़ी नहीं आए हैं जो कि भारत में आए हैं। आप देखें कि अभी भी पाकिस्तान में इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं हमारे पास कोई राइट आर्म ऑफ स्पिनर नहीं है, कोई हमारे पास राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि ये हर तरह की क्रिकेट में, T20 में, वनडे में, टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की कामयाबी के साथ नुमाइंदगी कर सकता है। सईद अजमल को क्रिकेट छोड़े हुए अरसा हो गया, उनकी जगह पर कोई ऑफ स्पिनर नहीं है। यासिर शाह टेस्ट मैचेस के लिए अच्छे थे, दीगर फॉर्मेट्स में उनको मौका नहीं मिला। हमारे पास कोई ऐसा राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं है कि जो हम जिसके ऊपर एतमाद कर सकें कि ये वाकई पाकिस्तान के लिए मैचेस जीत सकता है। ऑलराउंडर्स में अगर हम देखते हैं पाकिस्तान आज भी तलाश कर रहा है। अब्दुल रज़ाक को बरसों हो गए, अज़हर महमूद को बरसों हो गए, वो पाकिस्तान के क्रिकेट से अलग हो चुके हैं। लेकिन कोई आपके पास ना कोई बैटिंग ऑलराउंडर है, ना बॉलिंग ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जब आप देखते हैं, मुवाजना करते हैं, तो आपको ये लगता है कि पाकिस्तान में उस तादाद में उस मयार के खिलाड़ी जिनकी जो दुनिया में नाम पैदा कर सकते हैं, जो पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर जाकर कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, वो नहीं आए हैं। तो इसका फ़र्क क्या होगा? इसका फ़र्क यही है कि आपके निज़ाम में, पाकिस्तान के निज़ाम में और दुनिया की दीगर मुल्कों के निज़ाम में क्रिकेट जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से खेली जाती है। आज भी अगर आप देखें, एक दौर इंडिया की ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट पर भी ऐसा ही था, वहाँ पर भी खिलाड़ियों के आने जाने का फ़र्क नहीं पता चलता था। लेकिन आज की ऑस्ट्रेलिया की टीम वो नहीं है जो आपको 2000 की दहाई में मिलती थी या 90 की दहाई में मिलती थी या 2010 की दहाई में मिलती थी। आज उनकी टीम के भी जो बैटिंग रिसोर्स हैं वो किसी हद तक महदूद हैं। वो उतने ज़्यादा नहीं है कि आपको एक ही टीम में जस्टिन लैंगर, मैथ्यू हिडन,
माइकल क्लार्क, मार्क वो, स्टीव वो, ठीक है जी, डेमियन मार्टिन, उनके साथ डैरन लीमन या एंड्रू साइमंड्स, इस किस्म के बल्लेबाज एक ही टीम में आज उनको नज़र नहीं आते। आज उनकी भी टेस्ट टीम को अगर आप देखते हैं तो एक दो बल्लेबाजों के बाद में उस्मान ख्वाजा हैं, लबुशेन है, स्टीव स्मिथ हैं, तो आपको लगेगा कि टीम उनकी कहीं ना कहीं फंस जाती है। अब आगे ट्रेविस हेड ने कोई एक दो अहम मैचेस में परफॉर्म किया है और उन्होंने अपनी सलाहियतों का इजहार किया है। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में, फिर यहाँ पर भारत में 50 ओवर्स का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया उसके फाइनल में। तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में भी वो एक जो तनज़ली है, जो क्वालिटी प्लेयर्स की जो कमी है, उसमें आपको नज़र आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद देखें कि वो परफॉर्म तो कर रहे हैं। वो देखें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत गए। हाँ। आप देखें वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप भी, जब वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया आए थे ना, उनको कोई इतना ज़्यादा रेट नहीं कर रहा था। एक चीज़ जो उनकी फ़ायदे में जा रही थी, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात करते थे, चूँकि उनको जीतने की आदत है खासी, चूँकि उनको जीतने की खासी आदत है, तो उनको जीतने आते हैं। आईसीसी के इवेंट्स, बड़े टूर्नामेंट्स, उनको जीतना आते हैं। ये एक पहलू था जिस पर उनके हवाले से लोग बहुत ज़्यादा कायल थे कि ये किसी भी जगह पर अगर टूर्नामेंट में वापस आते हैं तो फिर इनको हराना मुश्किल होगा। ये 2022 में मेरा ख्याल है या 21 में जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 का यूएई में, वहाँ पर भी जब ये खेलने के लिए आए थे तो इनके बारे में कोई इतना ज़्यादा पूरी उम्मीद नहीं थे लोग कि यहाँ पर ये वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन वो वहाँ पर भी वर्ल्ड चैंपियन बन गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, वो जीत गए। 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, वो भारत को उनके मैदानों पर शिकस्त दी और वो भारत की टीम नाकाबिले शिकस्त थी टूर्नामेंट में। तो बावजूद भी जीते हैं, अंडर 19 भी, तो जो उनकी जो अभी की जो क्रिकेट है, बावजूद इसके कि वहाँ पर वो मयार नजर नहीं आता। देखिए आज भी शेन वॉर्न के बाद तो उनके पास कोई राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं है, ठीक है, लेकिन फास्ट बॉलिंग टैलेंट ऐसा है, क्रिकेट गेम अवेयरनेस उनके प्लेयर्स के पास बड़ी अच्छी है, फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से वो मुखालिफ टीमों के ऊपर हावी आते हैं। तो ये उनका एक है कि वो दीगर टीमों के ऊपर उनको बर्तरी होती है। लेकिन मजमूई तौर पर घुमा फिरा कर जब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान में किसी हद तक आप ये कह सकते हैं कि निज़ाम की भी ख़राबियाँ हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो ठीक नहीं है, कोचिंग में भी मुख्तलिफ ऐसे आपको मरहले नज़र आते हैं, मुख्तलिफ मरहलों पर जहाँ पर जिस तरह की कोचिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान आप देखें कि अंडर 19 की सतह पर भी गुज़िश्ता चंद बरसों में उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाया। पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अगर आप बायलैटरल सीरीज़ की बात करते हैं, पाकिस्तान होम ग्राउंड पर खेला, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ नाकामी, पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ नाकामी, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अच्छी टेस्ट मैचेस में अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाया। तो अगर आपका कोई एक बड़ा फॉर्मेट आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो उसके असरात फिर आपको दीगर जो फॉर्मेट्स हैं उनके ऊपर आते हैं। ये डिबेट है, लोग अपने अपने दलाइल इसके ऊपर दे सकते हैं। अगर सिर्फ T20 क्रिकेट से ही बेहतरी होती तो अगर आप वेस्ट इंडीज़ को देखें तो उन्होंने गुज़िश्ता 10 वर्षों में मेरा ख्याल है 2 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बने हैं T20 के, लेकिन उनकी क्रिकेट आज भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक टेस्ट मैच वो जीते ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही, एक टेस्ट मैच जीते। तो आप देखें कि उस टेस्ट मैच की आज भी अगर आप व्यूअरशिप उठा के देख लें, जो उसके बाद कमेंट्स हुए हैं वो उठा के देख लें, जितनी लोगों ने बात की है, और उनकी कोई एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल का उठा के आप देख लें, आपको लगेगा कि उस टेस्ट मैच पर उस T20 के फाइनल से ज़्यादा बात हुई है। बिल्कुल सही। सो आपका जो तवील दौरानिए की क्रिकेट है उसमें अगर आप बेहतर अंदाज में अपनी टीम को तैयार करते हैं तो आपके दीगर फॉर्मेट्स को भी उससे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि तवील दौरानिए की क्रिकेट में महारत रखने वाला आपको वनडे में भी काम दे सकता है, आपको T20 में भी काम दे सकता है। इसकी मिसालें आपके सामने हैं। जैसन रॉय कितने अच्छे खिलाड़ी हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, जब वो रेड बॉल क्रिकेट में गए उनके साथ क्या हुआ। माइकल बेवन दुनिया के मिडिल ऑर्डर में ऐसे बल्लेबाज माने जाते हैं, इसका नाम मैं भूल गया माइकल बेवन का, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की बात कर रहा था वनडे, इतनी उनकी अगर आप टेस्ट वनडे में उनकी आप परफॉर्मेंसेस को उठाकर देखें, इतनी उनकी एवरेज है और इतनी उनके ऊपर फंसे हुए मैच वो अकेले ही नक्शा बदल के गए हैं, लेकिन जब वो टेस्ट मैच में गए तो वहाँ पर वो उतने कामयाब नहीं। मार्टिन भी थे इमरान भाई, डेमिन मार्टिन तो थे, मार्टिन तो वो वनडे भी बहुत अच्छा खेलते थे, टेस्ट मैच भी बहुत अच्छा खेलते थे। तो ये जो है ना तवील दौरानिए की क्रिकेट, इसको अगर आप मजबूत बनाएंगे ना तो आप ज़्यादा बेहतर एथलीट्स पैदा जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल अब देखना ये है कि होता है या नहीं होता है। अब नए चेयरमैन साहब आए हैं पाकिस्तान में,
और वो गैर मुल्की कोचेज़ की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं कि अच्छा, इस हवाले से भी कई सवालात मेरे ज़हन में हैं, क्योंकि काफ़ी प्लानिंग्स देखने को मिल रही हैं जो हमारी क्रिकेट में अब आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं, जो पहले ही हो जानी चाहिए थी। उम्मीद करते हैं अब हो जाएं, क्योंकि आगे हमारे ऊपर बहुत बड़ी एक और जिम्मेदारी आने वाली है। उमर, आपसे जानना चाहूँगी, वर्ल्ड कप आने वाला है और अगर वैसे ही कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स आज आमने सामने, जी क्या इन दोनों टीम्स में से आपको कुछ ऐसे प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं जो हम वर्ल्ड कप में उनको यूटिलाइज कर सकते हैं? हाँ जी, वो फॉरेन प्लेयर्स जो अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं, मैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात कर रही हूँ। देखिए, पाकिस्तान प्लेयर्स में अगर हम इस PSL को थोड़ा सा एनालाइज करें तो कोई टैलेंट आपको मिला नहीं है, ठीक है ना, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन बस इक्का दुक्का, जैसे मोहम्मद अली है, उन्होंने कुछ हद तक जो है वो स्पॉटलाइट कैप्टिवेट की है, और लेकिन लॉन्ग वे टू गो, ऑल्दो ही प्ले टेस्ट क्रिकेट, बट स्टिल ही रियली नीड्स टू वर्क ऑन हिज बॉलिंग एबिलिटीज। 13 विकेट है अभी उनकी, और उसामा मीर की भी 13 विकेट है। उसामा मीर शायद, क्योंकि लेग स्पिनर आपको चाहिए होगा, और जैसे इमरान भाई ने कहा कि कोई आपके पास पोटेंट लेग स्पिनर, कोई क्वालिटी का लेग स्पिनर नहीं है, तो शायद आपको उसामा मीर के साथ जाना पड़े, क्योंकि T20 क्रिकेट में आपको स्पिनर्स की ज़रूरत है, क्योंकि स्पिनर्स रन तो देंगे लेकिन विकेटें भी लेंगे ना। जैसे आप इमरान ताहिर को देख लें, साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने ओवर द ईयर्स किया है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें, बाकी आपके जो सवाल है उसका जवाब यही है कि ओवरऑल तो कोई ऐसी नहीं प्लेयर्स के किसके साथ हम जाएं, यानी अभी हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मायूसी हुई है एज अ क्रिकेटिंग फैन इस टूर्नामेंट में। अगर अपने लोकल प्लेयर्स की बात करें तो वो टैलेंट नहीं है। आप स्टैट्स भी देख लें, सारे फॉरेन प्लेयर्स टॉप पे है, और जो हमारे लोकल प्लेयर्स है, आपको पता है नाम नाबिलू पता है कि कौन टॉप पे है। बाबर आजम टॉप पे है, 5 मैचों में अभी तक उन्होंने 330 रन किए। और वो लोग जो स्टैट्स पे उनको ताना देते थे, उनके स्ट्राइक रेट पे ताना देते थे, उनको अब चुप कर जाना चाहिए, क्योंकि उनका 151.38 का स्ट्राइक रेट है। क्या बात है। तो बाकी आप देखें, पहले मैंने बात की थी 2 दिन पहले कि 35 चौके हैं उनके, और सबसे ज़्यादा चौके हैं उनके। माना छक्के वो नहीं लगाते, लेकिन छक्के फिर भी हस्ब ज़रूरत लगा लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो अपनी नेचुरल क्रिकेट को इतनी खूबसूरती के साथ लेके चलते हैं कि वो T20 क्रिकेट में भी चलते थे। जब वो फाइन इस तरह शॉट खेलते हैं ना, बस वो उनके मिडल पे बैट पे लगने की बात होती है, टाइमिंग होती है, वो चौके पे हो जाते। तो ये सारी चीज़ें। बाकी अब आपके पास ना उमर गुल है, जो कि T20 के स्पेशलिस्ट बन गए थे, और जिन पे आप रिलाई करते थे कि डेथ ओवर्स में, और डेथ ओवर्स में आपके पास कोई बॉलर भी नहीं है ना कि आप जिस पर रिलाई। मोहम्मद आमिर के अलावा कौन ऐसा बॉलर है जो कि डेथ ओवर्स में बॉलिंग करे, आप बता दें। इमरान भाई, कोई है ऐसा डेथ ओवर्स में बॉलर? ओवर टू यू इस क्वेश्चन के साथ। भाई आपने कह दिया तो हम ऐसा नहीं है कि डेथ ओवर्स में बॉलर नहीं है पाकिस्तान के। गुज़िश्ता 2-3 बरसों में आप देखते हैं हारिस रऊफ, जमान खान, वो तो फॉर्म में नहीं है ना। के फॉर्म होना एक अलग बात है, बॉलर्स का ना होना एक अलग बात है। कंसिस्टेंसी की बात करो, आमिर आप देख लें, अभी भी उनको आप दें तो आप एक्सपेक्ट करेंगे। जब आप तसलसल की बात करते हैं तो 3-4 साल इन्होंने खेला है ना, तसलसल से परफॉर्म किया है तो खेला है। अगर इनकी कारकर्दगी में अदम तसलसल होता तो ये टीमों से ड्रॉप हो जाते हैं। अभी की गुज़िश्ता 4-5-2 टूर्नामेंट अच्छे नहीं खेले, लेकिन अगर एशिया कप की परफॉर्मेंस पर अगर आपने उनको टीम से निकालना था तो अब वर्ल्ड कप में आपके पास ऑप्शन नहीं होती। ठीक है, फिर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के साथ इंजरीज का भी इशू रहा। आप देखें कि नसीम शाह इंजर्ड, शाहनवाज धानी इंजर्ड, हसनैन इंजर्ड, ठीक है, एहसान उल्लाह, तो बॉलर्स तो हैं आपके पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इंजरीज जो है। शाहीन आफरीदी एक वक्त में आपने देखा कि एक काफ़ी माह तक वो खेल के मैदानों से फिटनेस मसाइल की वजह से दूर रहे। तो पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अभी आप इस PSL में भी देख लें कि किस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। शाहीन थोड़ी सी उनकी पेस वापस आ रही है, 140+ पर जा रहे हैं। हारिस रऊफ अनलकी इस लिहाज से रहे कि जिस मैच में उन्होंने सबसे ज़्यादा बेहतर और सबसे अच्छी गेंदबाजी की, जिसके लिए वो माने भी जाते हैं, उसी मैच में वो अनफिट हो गए। जमान खान जो है वो उतने ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं दिए फास्ट बॉलिंग करते हुए। मीर हमज़ा को आप देखें कि उन्होंने T20 क्रिकेट में कितना अच्छा परफॉर्म किया। बास आफरीदी को आप मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से देख लें, अभी वो न्यूजीलैंड जब गए थे पाकिस्तान की T20 टीम के साथ, तो वहाँ पर उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स नहीं हैं, लेकिन इसका इन्हिसार उस चीज़ के ऊपर है कि आप किस प्रोसेस के ज़रिए आ रहे हैं उनको। अभी पाकिस्तान की जो अंडर 19 टीम है, आप उसमें देखें कि 2-3 फास्ट बॉलर्स ने कितनी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया है। जिशान इसी PSL में भी खेले, लेकिन वो मुतासर नहीं कर पाए। उबैद शाह इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा है, अंडर 19 के वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले तेज़ गेंदबाज थे। एक और फास्ट बॉलर थे, अब खुरम शहजाद को देखें, वो टेस्ट मैच में अनफिट हो गए, फास्ट बॉलर थे पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। एक
अभी एक अंडर 19 में बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने, अब मेरा फौरी तौर पर नाम उनका मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान के पास है नंबर ऑफ़ फास्ट बॉलर्स हैं, इनको प्रोसेस में असल में डालने की ज़रूरत है कि आप इनको किस तरीके से ग्रूम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कैसे मरहला वार आप इनको मुख्तलिफ तरह की क्रिकेट खिलाते हैं, मुख्तलिफ सतह की क्रिकेट खिलाते हैं, फिर वो पाकिस्तान की टीम में आते हैं। आप देखें कि जसप्रीत बुमराह जब अनफिट थे तो उनको कोई लगभग 12, 14, 15 माह वो अपने रीहैब में गए, वहाँ नेशनल क्रिकेट एकेडमी में वो अपनी फिज़िकल फिटनेस के ऊपर काम करते रहे। जब वो मुकम्मल तौर पर फिट हो गए फिर उनके लिए मैचेस का इनेकाद किया गया लोकल मकामी सतह पर कि उनकी मैच फिटनेस को चेक किया जाए। फिर उनको आयरलैंड, मेरा ख्याल इंडिया की टीम T20 मैचेस के लिए गई थी, वहाँ पर वो टीम के कप्तान बनाकर भेज दिए गए और उनसे वहाँ पर पूछा गया इस हवाले से, क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड कप था, तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मैच फिटनेस को और अपनी जो मेरा फिटनेस के ऊपर, इंजरी के ऊपर काम हुआ है, यहाँ पर खेलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं उसको जांच पाऊँ क्या वाकई मुझे कहीं कोई तकलीफ़ तो नहीं है, मैं मुकम्मल तौर पर फिट हो चुका हूँ। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप की सिलेक्शन के लिए आए। क्या बात है। तो ये एक प्रोसेस होता है। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं तो शाहीन को जब वो अनफिट हुए तो वर्ल्ड कप में ही दोबारा अनफिट होकर फिटनेस हासिल की, दोबारा वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट हुए और फिर एक आखिरी मैच में वो अनफिट होकर फिर वापस चले गए। तो जब तक कि आप अपनी फिटनेस को मुकम्मल तौर पर हासिल ना कर पाएँ, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में चले जाएं, 20 ओवर की क्रिकेट खेलें, भले आप 50 ओवर्स की क्रिकेट खेलें, भले आप 5 दिन की क्रिकेट खेलें, बॉल ने आपकी तरफ आते हुए तो ये नहीं पूछना ना कि आप अनफिट है, मैं आपकी तरफ आऊँ या ना आऊँ, उसने तो आना ही आना है। बिल्कुल किसी भी मरहले पर, किसी भी मौके पर बॉल ने आपकी तरफ आना है। और जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, आप ये भी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते कि मैं थोड़ा सा कम जोर लगाऊँ, मैं उतनी ज़्यादा जान के साथ गेंदबाजी ना करूँ, मैं थोड़ा सा अपनी फिटनेस को बचा लूँ कहीं मुझे दोबारा इशू ना हो जाए। तो बॉल करने के लिए जब आपने भागना है तो आपके पूरे जिस्म के ऊपर जोर पड़ना है। बिल्कुल आप किसी एक जगह पर अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। सो ये बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नज़र आती है कि हमारे मुख्तलिफ चीज़ों में जो प्रोसेस है, जो बेस है, जो बुनियाद है, हम उससे हट जाते हैं। अब यही वजह है कि जब प्लेयर्स के जो करियर होते हैं उनको आपको देखें कि सेक्रीफाइस होते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। आप मैक्सिमम जो उनका पोटेंशियल है उससे आप फ़ायदा नहीं ले सकते। क्यों? जब तक आप 100%, मोर देन 100% फिट नहीं होंगे, आप अपना एफर्ट ही नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है। जब तक आप उस प्रोसेस में नहीं जाएंगे, आपके लिए मुश्किलात ही होंगी। हम तो यही तय नहीं कर पाते कि हमारा कोच अपना होना चाहिए या गैर मुल्की होना चाहिए। एक बंदा आता है वो कहता है जी मैंने अपना कोच लगाना है, दूसरा बंदा आता है जो गैर मुल्की कोचेज़ के पास चला जाना है। तो हम ऐसे बस एक गोल चक्कर है, उसके गिर्द घूमे जा रहे हैं, रास्ता नहीं निकल रहा कि इधर जाना है, दाएँ जाना है, बाएँ जाना है, सामने को जाना है। मतलब आपने गूगल भी लगाया हो ना तो वो भी आपको बताता है कि सेकंड एग्जिट ले लें, थर्ड एग्जिट ले लें, फोर्थ एग्जिट पे चले जाएं, ठीक है, पहला एग्जिट ले लें। तो हमारा एग्जिट ही नहीं आ रहा कि हमने जाना किस साइड पे। हाँ भाई ये लगे हुए हैं। वो यहीं से कोई एक आता है, बीच में से एक ऊपर चला जाता है या नीचे कोच निकाल उसकी जगह कोई आ जाता है। ये हम घूम रहे हैं। जब तक आप देखें, आप सफ़र करते हैं ना तो आपको अपनी मंजिल का पता होना चाहिए। बिल्कुल सही कि मैंने ये मेरा रास्ता है, यहाँ से मैं 50 किलोमीटर अगर चलूँगा तो मैं अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँगा। बिल्कुल मतलब ऐसे ही मुंह उठा के चले जाएं, मतलब जैसे ये कोच है गैर मुल्की, और जो ढूंढ रहा होता है उसकी बारी आती है, वो ऊपर निकल जाता है या नीचे निकल जाता है, उसकी जगह नया आ जाता है, वो भी उधर ही घूमना शुरू कर देता है। तो अब देखना ये है कि मोहसिन साहब आए हैं और क्या वो वाकई। अच्छा, स्टेडियम्स में भी कुछ मैंने सुना है कि अपडेट करने के बारे में बात की जा रही है कि स्टेडियम्स भी अपडेट किए जाएँ। इस बात में कितनी हकीकत है और कितनी कोशिशें जारी हैं? ये करना है। पाकिस्तान ने चूँकि 25 की चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है और इन्हीं दिनों में होनी है, बिल्कुल आइंदा बरस में। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत लेट हो चुका हुआ है अपने इन कामों को करने के लिए। अब देखें इतना वक्त क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बचेगा कि वो अपने 3-4 स्टेडियम्स जो हैं बड़े, मतलब लाहौर, मुल्तान, पिंडी और कराची, 4 वेन्यूज़ पाकिस्तान यही रखेगा लोगों के सामने। और अगर क्या आप फिर जो आईसीसी की टीमें हैं, हाँ, उन्होंने आपके वेन्यूज़ को देखने के लिए आना होता है, बिफोर टाइम आएंगे। वो ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंतज़ार करेंगे ये अपने स्टेडियम्स को अपडेट कर लें, हाँ, हम फिर देखने के लिए आएंगे। ये क्योंकि सख्त बातें हैं लेकिन हकीकत यही है। हकीकत कितना वक्त दरकार होता है अगर आपने अपडेट करनी है? देखिए अपग्रेडेशन है ना कि आपने क्या क्या करना चाहते हैं।
अगर आप सिर्फ कुर्सियाँ लगाना चाहते हैं तो उसमें तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसमें तो आपको वक्त लगेगा ना जी, उसमें तो आपको वक्त लग सकता है। फिर आगे देखिए मौसम शुरू होना है, आगे बारिशों का मौसम है। आप जब स्टेडियम की तामीर शुरू करेंगे तो आप क्या समझते हैं कि अगर आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं तो जो ग्राउंड है क्या वो मुतासर नहीं होगी? बिल्कुल। जब आपकी मट्टी उड़ेगी, रेत उड़ेगी, तो क्या ग्राउंड मुतासर नहीं होगी? और जब आप अंदर जितना भी कंस्ट्रक्शन का सामान है, हाँ। क्या वो ख़राब नहीं करेगा ग्राउंड को? हो सकता है ना, हो सकता है। तो ये मतलब इतनी ज़्यादा आसान नज़र नहीं आता। और अगर आप इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में कई हफ्तों से, गुजरे हुए हफ्तों से ये बात हो रही है कि जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है वो पाकिस्तान उसकी मेज़बानी नहीं कर पाएगा। 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम जब हमें मिली थी ना ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी, हमें बुनियादी तौर पर उस वक्त फौरी तौर पर सबसे पहले जो काम करने का था वो ये था कि हम अपने स्टेडियम्स के ऊपर अपग्रेडेशन के ऊपर, उसकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर, मतलब ये दिनों में करने वाला काम था। आप फैसला करते ये काम हमने करने हैं, 10 से 15 दिन के अंदर आप अपनी फाइल मुकम्मल करते, आप उसके टेंडर करते, जिनको आपने उसके ठेके देने थे दे देते, वो काम शुरू हो जाता। जून जुलाई के आखिर तक पाकिस्तान ने जितना भी काम करना है ना, जून जुलाई के आखिर तक आपके स्टेडियम्स बिल्कुल तैयार हालत में दुनिया के सामने होते कि यहाँ पर हमने मैचेस की मेज़बानी करनी है। ये दुनिया ऐसे आगे नहीं बढ़ती। ऐसे नहीं होगा कि आप नवंबर दिसंबर में लोगों को ये बता रहे हों कि हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। देखें आज मार्च शुरू हो गया, ठीक है, और इसके 18 मार्च बाद तक PSL है। ठीक है जी, अभी PSL है, आप मार्च को निकाल दें फिर इसका मतलब है, हाँ। ठीक है। इसके बाद आ जाना है आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, महीने बता लें आपके पास कितने हैं। और आपने दुनिया को बताना है कि हमारे ये वाले मकामात हैं जहाँ पर हम करवा सकते हैं। उन्होंने सिक्योरिटी के लिए, देखें इंडिया ने भी आना है, ठीक है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की टीमों ने आना है, उनके यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन सिक्योरिटी के लिए अलग से एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, वेन्यूज़ की इंस्पेक्शन होती है। अभी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना था इंडिया, हाँ। पाकिस्तान की टीम गई थी ना वहाँ पर सिक्योरिटी के चीज़ों को चेक करने के लिए, दीगर मामलात को देखने के लिए, ठीक है। और वो 10 वेन्यूज़ थे इंडिया के, 10 वेन्यूज़ थे जहाँ पर उन्होंने वर्ल्ड कप करवाया, और खूबसूरत स्टेडियम्स। तो 10 वेन्यूज़ का मतलब 10 शहर हैं, 10 शहरों में उन्होंने वो टूर्नामेंट करवाया। अच्छा, जब स्टेडियम्स खूबसूरत होते हैं हाफिज साहब, ऑडियंस भी एंगेज होती है। देखिए खिलाड़ी भी, बैठने वाले जो है ना मीरब, जो स्टेडियम में बैठे होते हैं उनको भी अच्छा लगता है, और जो टेलीविजन पर देख रहे होते हैं वो भी बिल्कुल लुत्फानंदोज होते हैं उससे। अब जैसे धर्मशाला का स्टेडियम है, स्टेडियम खूबसूरत रहा है, मंजर देखने के लिए अक्सर लोगों ने टीवी लगाया होता है धर्मशाला में, हालांकि वहाँ पे सर्दी थी बहुत, लाहौर से 200 किलोमीटर की दूरी पे स्टेडियम है वो। तो वो पाकिस्तान को, मेरा ख्याल है कि 25 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और हम ज़हनी और जिस्मानी तौर पर और ज़मीनी तौर पर अभी तक उसके लिए तैयार नहीं है। हाँ। अल्लाह करे कि हो जाएं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन, इनकी बुनियादी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि एक तो चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान के पास रहे, उसके लिए जो ज़मीनी चीज़ें, देखें लोगों का आना ना आना होती है नहीं होती है एक अलग बहस है, हाँ, लेकिन आपकी तैयारियां तो पूरी होनी चाहिए ना, कि कम से कम आप लोगों को ये तो बता सके ना कि हम ये चीज़ें कर सकते थे जो कि हमने की हैं। हाँ। इससे ज़्यादा हम आपके लिए क्या खोल सकते हैं। जब चैंपियंस ट्रॉफी मिल गई थी ना, तो हमें फैसलाबाद के स्टेडियम को भी बिल्कुल बेहतरीन हालत में करना चाहिए था, कि ताकि आपके पास अगर कोई एक वेन्यू के ऊपर 2-3 टीमें एतराज़ करती हैं तो आप उसके मुतबादल के ऊपर दे सकें। हम फ़र्ज़ कर लें कि कोई 2-3 टीमों का एतराज़ आता है कि हम मुल्तान स्टेडियम में नहीं खेलना चाहते, हाँ, तो आपके पास रिप्लेसमेंट, आपके पास मुतबादल के तौर पर क्या होगा? बिल्कुल, लेकिन आप फिर फैसलाबाद का स्टेडियम लोगों के सामने रख सकते हैं, ठीक है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो इसका आखिर हतमी नतीजा क्या निकलेगा? तो वो जो आपको एक मेज़बानी दी गई है वो आपसे वापस ले ली जाएगी, मसाइल का शिकार होगी। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में खूबसूरती नहीं है, पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत मुकामात हैं। देखिए खूबसूरती, आप बैठी हुई हैं, मैं खूबसूरती की आपने बात कर दी, नहीं, मैं नेचर की बात कर रही हूँ, मैं नेचर की बात कर रही हूँ। जैसे धर्मशाला स्टेडियम है, बहुत खूबसूरत मंजर है। पाकिस्तान में कई ऐसे मुकामात हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। एक बात ये है कि ठीक है, हम बुरा भला कह सकते हैं, हम तनकीद भी कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, ठीक है, उनको जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, ठीक है,
2017 में पाकिस्तान सुपर लीग का पहली मरतबा फ़ाइनल पाकिस्तान में खेला गया, जो कि 2009 में जब श्रीलंकन टीम पर वो उस अफसोसनाक वाक़े हादसे से आने के बाद पहला मौका था कि जब इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्की खिलाड़ी, ब्रॉडकास्टर्स, कमेंटेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान आए। वो उस दौरान 17 तक, 9 से 17 तक बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है ना, बुनियादी ढांचे के एतबार से, इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से, वो हुआ है उस दौरान। बिल्कुल सही। ना पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट हुई, ठीक है, ना पाकिस्तान में कोई आईसीसी का इवेंट हुआ, ना पाकिस्तान में कोई एसीसी का इवेंट हुआ। जब आईसीसी के इवेंट्स होते हैं, जब एसीसी के इवेंट्स होते हैं ना, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए आपको फंड्स मिलते हैं, ठीक है। अभी जब ये क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं हो रही थी, इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं हो रही थी, तो आपके बिल्कुल किसी भी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। और इसी दौरान अगर आप इस अरसे में देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि बांग्लादेश को बहुत फ़ायदा हुआ, श्रीलंका को बहुत फ़ायदा हुआ, इंडिया में इवेंट्स हुए, इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ। तो पाकिस्तान दुनिया से पीछे इस वजह से भी रहा है कि यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो नहीं सकी। अब उसकी वजूहात कुछ और हैं, अगर आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो वो आपको और तरफ गुफ्तगू लेकर जाना पड़ेगी। लेकिन ये जहन में रखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में इतने बरसों तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई है और उस वजह से पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, और 2017 में पाकिस्तान में जब PSL शुरू हो गई थी, तो जो लोग 2018 से 2021-22 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाते रहे ना, उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी यही थी कि वो सबसे पहले ये देखते कि हमने अपने स्टेडियम्स की हालत को कैसे बेहतर बनाना है, क्योंकि हालात मुसलसल बेहतरी की तरफ जा रहे थे। और आप उस वक्त ये लोगों से बात कर सकते थे कि हम अब अपने स्टेडियम्स को कैसे बेहतर बनाएं, और आने वाले दिनों में अगर हमें किसी भी इवेंट की मेज़बानी मिलती है तो कम अज़ कम बुनियादी ढांचे के एतबार से पाकिस्तान के पास किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए। वो नहीं हुआ काम। वो तो एक पेशावर का स्टेडियम आज तक लोग वहाँ पर जाने के लिए तरस रहे हैं, देख रहे हैं कि वो शुरू हो जाए। 2018 में मुदस्सर नज़र साहब डायरेक्टर थे नेशनल क्रिकेट एकेडमी के, उन्होंने, सेठी साहब मेरा ख्याल उस वक्त चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ एक MOU किया था, और आज 2024 आ गया। 6 साल में हम उस स्टेडियम को इस काबिल नहीं बना सके कि वहाँ पर मैचेस हो। 6 साल में नहीं कर सके। और जब हम 6 साल में एक स्टेडियम को इस तरीके से नहीं बना सके तो हम क्या समझेंगे 6 महीने में काम करें? ये हो सकता है, ऐसा नहीं है। आप 24 घंटे काम करा के कर सकते हैं। मतलब देखें ना जी, आप किसी के साथ भी मुआहदा करते हैं, ये फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंस्ट्रक्शन के एतबार से या दीगर चीज़ों के एतबार से भी जाता है, तो आप 24 घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन हाफिज़ साहब 11th आवर में जाके मुश्किल होता है ना। देखिए, फिर जब आप तेज़ी में काम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी कमी रह जाती है। लाइट्स की आपने जो हमारी हैं उनको ठीक करना है, मतलब एक से बढ़कर एक मसला है। अब किसी ने बाहर से तो आगे नहीं करना, ये यहाँ पर मौजूद लोग हैं, इन्होंने करना, अल्लाह करे कि करें। बिल्कुल जी, हम तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे मुल्क में वैसे ही बहुत से मसाइल चल रहे हैं, अगर चैम्पियंस ट्रॉफी आ जाती है, दीगर ममालिक से लोग आते हैं, प्लेयर्स आते हैं, तो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। उमर, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर बात की जाए बॉलिंग की, तो टिम साइफर्ट का ये कहना था कि बॉलर्स की जानिब से उनकी टीम में कहीं ना कहीं गलतियां जो हैं वो हुई हैं, क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद मैच भी स्टार्ट हो जाएगा, तो मैच पर भी थोड़ा सा ज़रा नज़र डालते हैं। आपको क्या लगता है कि बॉलिंग साइड से क्या मिस्टेक्स हुई हैं? ख़ासतौर पर उस्मान तारिक की बात की जाए, उनके ऊपर भी काफ़ी बात हो रही थी कि वो भी बॉलिंग से पहले कुछ थोड़ा सा रुक जाते हैं। क्या ये चीज़ें आपस में जो हो रही हैं बॉलिंग के एतबार से, ये ठीक है? क्योंकि उस्मान तारिक का तो ताल्लुक कोयटा ग्लैडिएटर से एग्जैक्टली, लेकिन तो वो बॉलिंग की बात हो रही है। बात ये है कि आप कराची किंग्स के अगर आप पेस अटैक की बात करें तो हसन अली को आप निकाल दें, तो बाकी और प्लेयर्स आप देख लें, कोई पेस अटैक में कोई अच्छा है ही नहीं। तो सीधी बात है, हसन अली भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बीच में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं। पेस अटैक बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, मीर हमजा ने भी की है वैसे, हाँ, लेकिन ओवरऑल जो है ना, फिर भी जो है मैं समझता हूँ कि लूपहोल मीर हमजा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुजरबानी भी आए हैं, मुजरबानी भी खेले ना अभी मैच। बाकी अनवर अली की यूटिलाइजेशन मैं समझता हूँ अच्छी हो सकती है, लेकिन मसला है ना काफ़ी देर बाद है। ऑल्दो पिछले साल T20 में वो खेले हैं, लेकिन ये बड़ा स्टेज था तो इसमें काफ़ी देर बाद वो खेले। तो अनवर अली को अगर खिलाना चाहिए उनको, लेकिन उनकी यूटिलाइजेशन अच्छी करनी चाहिए। वो बहुत बड़ा ब्लंडर था कि उनको आखिरी ओवर आपने डेथ
ओवर में दे दिया और आपने फिर उसकी कीमत भी झुकाई जो है। लेकिन जहाँ तक जाहिद महमूद की बात है लेग स्पिनर, तो एक ब्राइट प्रोस्पेक्ट तो साबित हुए थे। 4 ओवर में 17 रन दिए थे, 2 विकेटें ली थी, लेकिन जो पेस बैटरी है देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। बाकी हसन अली की बात है कि शायद वो चल जाए, लेकिन वो ओवरऑल ना एक एतमाद नहीं है जो पेस अटैक का जो होना चाहिए, जैसे मुल्तान सुल्तान्स का जो बना हुआ है। यानी आप एग्री करते हैं उनकी बात से? उस ज़ाहिरी बात है वो एक बेहतर एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि टीममेट है, न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक है, तो ज़्यादा बेहतर वो जज कर सकते हैं चीज़ों को। दूसरी जानिब अगर उस्मान तारिक को देखा जाए, उनकी बॉलिंग में वो जो एक रुकावट सी नज़र आ रही है। देखिए अब ये तो बाद में ही पता चलेगा, जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं कि वो किस तरह एनालाइज करते हैं, लेकिन स्क्रूटनी में जो है रडार में तो वो आएंगे जो है उस्मान तारिक। एक्सपर्ट तो हमारे साथ बैठे हैं। क्योंकि आप ये देखें, जब मोहम्मद हफीज़ बॉलिंग करते थे, अजमल बॉलिंग करते थे, उनको जो है किसी ने नहीं छोड़ा। फजूल में जो है एक आपने बना दिया 15 डिग्री का एक रेगुलेशन से लगा दिया। आप अश्विन का आप चेक करें एक्शन कितना एक्सटेंड करता था। हफीज़ अच्छा कर रहे थे, अजमल अच्छा कर रहे थे, तो आपको वो खटक रहा था। आपने नहीं खटक, वो सिर्फ वो सुनील नारायण पर ही हुआ ना। नहीं, लेकिन आप देखें ना, ये तो नहीं हम कह सकते ना कि सिर्फ मोहम्मद हफीज और सईद अजमल को रोकने के लिए उन्होंने कानून ही बदल दिया। देखिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान की, ये मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन है कि 2014-15 में पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत लीडल थी, वर्ल्ड कप के लिए आइडल कॉम्बिनेशन बन गया हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक जो स्पिन अटैक को कमज़ोर किया गया। ठीक है, नहीं कमज़ोर, देखिए उमर साहब ये थोड़ा है कि मतलब सुनील नारायण भी उसके आए थे ना, उसके ऊपर भी तो लगा था ना। रविचंद्रन अश्विन का जब एक्शन को जस्टिफाई करता था, मॉडिफाई किया ना उन्होंने। आप ये देखें वो कितना अरसा बाहर रह के उसने अपने एक्शन पर काम किया है। अब भी अगर 15 डिग्रीज पे हो उसका एक्शन, तो आपका क्या ख्याल है, दुनिया ऐसे उसको विकेटें दे देगी, उसके ऊपर एतराज नहीं करेंगे? आपके ख्याल में आप जस्टिफाई करते हैं अश्विन का एक्शन लीगल है या नहीं है? मेरे जस्टिफिकेशन नहीं है, कानूनी तौर पे है या नहीं है। अच्छा, अगर गैर कानूनी एक्शन है उसका, तो आपका क्या ख्याल है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, जितनी भी टीमें हैं, हम उसको कहेंगे ठीक है तू इलीगल बॉलिंग एक्शन के साथ हमें आउट किया जा। हाफिज़ साहब, आपसे जानना चाहूँगी, उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन अभी नज़र आ रहा है, क्या वो लीगल है? देखिए उन्होंने अभी कल ये बताया है उस्मान ने कि ये मैंने बॉल, जब ये मेरा एक्शन था तो मैंने आईसीसी का जो रूल है वो पढ़ा है। आईसीसी के रूल के मुताबिक है जो मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है पीएसएल, इसमें भी वो तमाम कवानीन, कवायद ज़वाबित लागू होते हैं जो आईसीसी के हैं, प्लेइंग कंडीशंस जितनी भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक कानून आईसीसी में है और पीएसएल पे उसका इतलाक नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर उनके एक्शन में किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो वो पकड़े जाएंगे, उनको रोक दिया जाएगा बॉलिंग से, ठीक है। और फिर उसके बाद उनकी असेसमेंट होगी कि क्या वाकई वो जो 15 डिग्रीज हैं, यहाँ पे 15 डिग्री वाला मसला नहीं है, यहाँ पे मसला उनके पॉज का है कि वो जो रुकते हैं क्या वो वाकई कवानीन के मुताबिक है आईसीसी के, क्या बॉलर इतना रुक सकता है गेंद करने से पहले या नहीं रुक सकता है। उनके एक्शन का वो मसला नहीं है, उनके पॉज का मसला है। जब वो हवा में जाते हैं क्या वो वाकई कानूनी तौर पर आईसीसी के जो कवानीन हैं वो उसकी किसी भी गेंदबाज को इजाज़त देते हैं या नहीं देते हैं, ये देखने वाली चीज़ है। अगर उसमें उनकी कोई ऐसी नहीं होगी कमी, तो वो यकीनी तौर पर कोई रुकावट नहीं होगी, तो वो बिल्कुल करते रहेंगे। और क्या कौन जानता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल जाए। हो सकता है फिर वो मिस्ट्री स्पिनर का जो टैग है वो इंटैक्ट रखे, क्योंकि जो लोकल प्रीमियर लीग हुई थी अभी, तो उसमें स्पॉटलाइट में आए थे, तो उसमें भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने, अ पार्ट ऑफ दैट पाउस। लेकिन स्पिनर्स की बात हो रही है, उमर स्पिनर्स कौन कौन से नज़र आ रहे हैं आपको जो हम लोग आगे वर्ल्ड कप में उनको देख सकते हैं? स्पिनर्स उसामा मीर ही है, शदाब है जो कि चल रहे हैं, अहमद वसीम तो वैसे ही रिटायर हो गए, तो जाहिद महमूद को में भी आप अगर कर ले तो फिटनेस आपको लगती है कि वो, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं भी इसीलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो आप पीछे देखें तो इतने कोई खास स्पिनर्स नहीं है, मैं भी आप चले जाए उस्मान तारिक के साथ, लेकिन अर्ली होगा और प्लेयर ही फिर इंडायरेक्टली उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। वो मोहम्मद आमिर थोड़ी है जो कि 2009 का वर्ल्ड T20 खेले 17 साल की उम्र में और अपना नाम बनाए। तो स्पिनर्स जो है जो आपके पास है वो यही है, या नवाज के साथ ही आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर आज के मैच की बात की जाए तो कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स हेड टू हेड कितनी बार आमने सामने आए? हेड टू हेड जो है 12 मरतबा ये दोनों आमने सामने आए हैं और इवन स्टीवन रहा है। 6 मरतबा कराची किंग्स जीते हैं और 6 मरतबा मुल्तान सुल्तान जीते हैं, और लास्ट आउटिंग में जो है वो मुल्तान सुल्तान जीते थे अगेंस्ट कराची किंग्स। तो
वो मैच लेकिन मुल्तान में हुआ था, और लेकिन आज जिसका होम ग्राउंड है कैरन पोलार्ड, वो वैसे गए हुए दूसरे पुरानी याद ताज़ा करा दी हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आज का मैच भी बहुत अहमियत रखता है, कराची किंग्स का और मुल्तान सुल्तान्स का, लेकिन फिर भी एक सवाल ज़हन में आ रहा था, पेशावर ज़ल्मी की साइड से अगर देखा जाए, बाबर और साइम अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। दीगर टीम्स पर नज़र डाली जाए तो बाबर और साइम की जो पार्टनरशिप है उस पर ज़्यादा बात हो रही है। आपको लगता है कि बाबर और साइम आगे वर्ल्ड कप में इसी तसलसल को कायम रख सकते हैं? देखिए, बात यह है कि बाबर का तो इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान ने जो आखिरी तजर्बा किया, उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया था। रिजवान ओपन करते रहे साइम के साथ, न्यूजीलैंड में जब पाकिस्तान ने T20 मैचों की सीरीज़ खेली है, बाबर आते रहे वन डाउन। अब देखना ये है कि जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए जाता है, कोई नई टीम मैनेजमेंट आती है, नई सिलेक्शन कमेटी आती है, वो किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल के जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए किस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या पाकिस्तान वाकई ये समझता है, जो भी नई टीम मैनेजमेंट आती है, कोचिंग स्टाफ आता है या सिलेक्शन कमेटी आती है, क्या वो इत्तफाक करते हैं इस पर कि बाबर और रिजवान को ही ओपन करनी चाहिए, या फिर साइम या हारिस या कोई भी नौजवान खिलाड़ी है उसके साथ पाकिस्तान को पावर प्ले में खेलना है? ये इसका इन्हिसार सारे का सारा नई टीम मैनेजमेंट के ऊपर है, नई इंतज़ामिया के ऊपर होगा कि वो किस तरीके से आगे लेकर चलते हैं। साइम बड़े बासलाहियत हैं, उनका टेस्ट करियर भी शुरू हो चुका है पाकिस्तान के लिए। अभी आखिरी 2-3 मैचेस में उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है। देखना तो ये है कि फ़ैसला कौन करते हैं, बाबर कहाँ पर कंफर्टेबल हैं, रिजवान कैसे अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं पाकिस्तान के लिए खेलते हुए। हाफिज़ साहब, जहाँ बात हो रही है बैटिंग ऑर्डर की, तो आज़म खान का कहना था कि जिस नंबर पर मैं खेलता हूँ, PSL की बात कर रही हूँ, कि जिस नंबर पर मैं खेलता हूँ उस नंबर पर सेंचुरी मुमकिन नहीं है, तो क्या इनसे ओपनिंग करवा लेनी चाहिए? देखिए, ये उनका ओपनर्स पाकिस्तान के पास पहले ही बहुत है। मोहम्मद हारिस भी ओपन करना चाहते हैं, साइम अयूब भी ओपन करना चाहते हैं, बाबर और रिजवान भी ओपन करना चाहते हैं, शान मसूद भी ओपन करना चाहते हैं, ख्वाजा नाफे भी ओपनर ही हैं। तो पाकिस्तान के पास ओपनर्स की तो कमी नहीं है, पाकिस्तान का मसला मिडल ऑर्डर में है। और ये ख़ास आपको ना एक आप उसको कह रहे हैं कि टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड होते हैं ओपनर्स बुनियादी तौर पर। अब क्योंकि T20 क्रिकेट में साहिबजादा फरहान भी हैं, आप देखें लाहौर कलंदर्स की तरफ से उन्होंने ओपन किया और सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं अपनी टीम की तरफ से भी, और टॉप 5 स्कोर बनाने वालों में भी आपको नज़र आते हैं। वो कि पाकिस्तान के लिए जब उनको खिलाया गया अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उनको नंबर 5 पर खिलाया गया। आज़म खान तो एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, उनके लिए वहीं पर जगह निकलनी है, और उनकी खासियत भी यही है जिसमें वो महारत रखते हैं। उनका नंबर वही है कि जहाँ पर उन्होंने 4 या 5 जहाँ पर उन्होंने आना है, जहाँ पर भी टीम को उनको भेजती है। यहाँ पर 20 ओवर्स की क्रिकेट में 4-5 पर आकर सेंचुरी बनाना जो है ना, वो वैसे ही मतलब एक नामुमकिन सी चीज़ है। और वैसे ज़रूरी भी नहीं है मेरे ख्याल से, आप अगर स्कोर बना लेते हैं, चेस कर लेते हैं, तो वो काफ़ी है। देखिए, जो आपको जगह मिलती है वहाँ पर आपने परफॉर्म करना है, जो आपको जगह मिलती है। बिल्कुल। सेंचुरी या निस्फ सेंचुरी T20 फॉर्मेट में उस जगह के ऊपर आपके 30, अगर आपको 30 करने वाला खिलाड़ी अगर आपको ज़्यादा मैचेस जितवा दे और 100 करने वाला आपको ज़्यादा मैचेस ना जितवाए, तो लोग वो वैल्यू उसी की होगी जो मैचेस जीत रहा होगा, जो मैचेस जीत रहा होगा, तो वैल्यू उसी की है। 100 करना मेरे ख्याल कोई इतनी बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर आप कहें मैं मुकाबला विनिंग से करें, मिडल ऑर्डर में आता हूँ, मैं 100 नहीं कर पाता हूँ। जिस नंबर पर वो आते हैं वहाँ पर उनका किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको 100 बनाने के लिए और कुछ नहीं तो कम से कम मतलब 50 गेंदों की तो ज़रूरत होगी ना, सिर्फ आपने जो खेलनी है। अगर कोई गैर मामूली अंदाज में खेल जाता है, 30-35 पर कर जाता है, वो एक अलग चीज़ है। हाँ। लेकिन अगर आप बिल्कुल बड़ी कैलकुलेशन के साथ भी देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि कम से कम 50-55 गेंदों की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो 50-55 गेंदें अगर आप 8 ओवर्स के बाद आपकी बारी आती है, तो 12 ओवर्स में जहाँ पर फ़र्ज़ कर लें 12 ओवर्स बाकी बचे हैं, हाँ। तो 72 गेंदों में से 50 तो आज़म को नहीं मिलनी। बिल्कुल ऐसे। और रोज़ 50 गेंदों पर 100 भी नहीं होता, ऐसे ही रोज़ नहीं होता। क्या आप 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 100 रन जो है वो स्कोर कर दें? तो ये जिन्होंने पूछा है उन्होंने भी ठीक पूछा होगा अपने हिसाब से, और जिन्होंने जवाब दिया उन्होंने भी ठीक दिया होगा। अब मतलब ये है कि देखिए ना, सेंचुरी हो जाना ये आपकी एक ज़ाती सेटिस्फैक्शन या ज़ाती अचीवमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ टीम को देखा जाए तो मैच जीतना बहुत अहम होता है। हाफिज़ साहब, इस्लामाबाद यूनाइटेड में अभी तक के PSL में सबसे ज़्यादा तब्दीलियाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देखने को मिली हैं, ज़्यादा तब्दीलियाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड में हुई हैं। क्या उन तब्दीलियों के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड आपको लग रहा है कि वो फाइनल्स में जा सकता है?
नहीं, तब्दीलियाँ उन्होंने कोई इतनी ज़्यादा तो नहीं की। मेरा ख्याल है कि एलेक्स हेल्स मतलब अवेलेबिलिटी थी उनकी, कोई हेल्थ इश्यूज़ से नहीं खेले, और तो वापस भी आ गए। उबैद की जगह पर उन्होंने हुनैन को खिलाया। तो बाकी मेरा ख्याल है वो सारे के सारे वही खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके, जो उनके पहले इफ्तिताई मैच लेकिन शादाब भी मतलब कभी किसी पोजीशन पर आ रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर के पर आ गए से शादाब शफल करते हैं अपने नंबर को। लेकिन उनकी टीम जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है वो ज़्यादा बेहतर खेल रहे हैं। हुनैन ने अच्छी गेंदबाजी की है आखिरी 1-2 मैचेस में, आप उनको देखते हैं। नसीम शाह का रिदम बड़ा अच्छा लगना शुरू हो गया है। सलमान अली आगा अपने किरदार को बेहतर अंदाज से निभाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने 1-2 अच्छी बारियां भी ली हैं। एलेक्स हेल्स और मुनरो उनकी टीम के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। तो देखना ही है कि आने वाले मैचेस में वो कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन बैटिंग ऑर्डर के एतबार से हम ये कह सकते हैं कि चूँकि शादाब कप्तान है, वो तजर्बात कर रहे हैं। पहले मैच में किसी और नंबर पर आए, उससे अगले मैच में किसी और नंबर पर आए, और उससे अगले मैच में किसी और नंबर पर आए। देखना ही है कि अब इसको आने वाले मैचेस में वो किस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उमर, आपसे जानना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वैसे मैं हर मैच से पहले पूछती हूँ, लेकिन आज का मैच भी बहुत अहमियत का हामिल है। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने है। कराची किंग्स में से कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो मुल्तान सुल्तान्स के लिए हमेशा से चैलेंजिंग रहा है? और यही सवाल इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से, मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से कौन सा ऐसा बैट्समैन है? रिजवान होगा यकीनन, लेकिन फिर भी जो कराची के लिए टफ रहा है। उससे पहले मैं आजम खान के बारे में कुछ कमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ T20 क्रिकेट, सो ही इज़ अ वेरी प्लेयर हु कैन प्ले क्वाइट इम्प्रेसिवली अटैकिंग क्रिकेट, सो इट विल नॉट बॉदर him that in whichever batting order he comes to bat. तो लेकिन ये ज़रूर है कि आप ये देखें कि अभी इन्होंने 100 रन्स नहीं तजावुज़ किए PSL में, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है PSL में 202.27। तो दिस शोज़ कि उनकी बैटिंग एबिलिटी, उनकी पावर हिटिंग एबिलिटी जो है वो टॉप नॉच है, और वो ऐसे प्लेयर है कि बस उन्होंने खेलना है। क्लैरिटी ऑफ माइंड उनकी यही है कि उनका जोन उनको पता है कि उन्होंने हिट करना है और लॉन्च करने हैं शॉट्स को, और दैट सेट। बाकी कराची किंग्स की टीम जो है रिशफल हुई है काफ़ी, तो बाबर आजम ने जो है सबसे ज़्यादा रन्स किए थे जब वो किंग्स को खेलते थे अगेंस्ट सुल्तान्स। और इसी तरह ओबियसली रिजवान जो है द काइंड ऑफ बिजी प्लेयर ही इज़, रन मशीन है, तो उन्होंने ये सबसे ज़्यादा रन स्कोर किया अगेंस्ट किंग्स। उमर, बॉलिंग के एतबार से देखा जाए तो कौन सा ऐसा बॉलर है कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स दोनों टीम्स में जो दोनों को एक टफ टाइम देता रहा है? विकेट्स ज़्यादा अगर हम रिसेंटली बात करें, क्योंकि बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मोहम्मद अली जो है, क्योंकि पिछली आउटिंग हुई थी अगेंस्ट किंग्स तो उन्होंने 3 विकेटें ली थी, और द काइंड ऑफ रिदम ही गॉट, तो वो शायद अच्छी बॉलिंग करे इस बार भी। अब्बास अफरीदी भी है, लेकिन अगर हम थोड़ी हिस्ट्री पे जाए तो इमरान ताहिर साहब ने 10 विकेटें ली थी किंग्स के खिलाफ, जो कि सबसे ज़्यादा है, और किंग्स की जानिब से जो है मोहम्मद आमिर जब खेलते थे तो तब उन्होंने 9 विकेटें ली थी। तो बाकी अब्बास अफरीदी जो है वो एक ऑप्शन हो सकते हैं, और साथ जो है मोहम्मद अली। बाकी ये अगर हम बात करें क्या नाम है किंग्स का, तो उसमें हसन अली जो है ओबियसली, और अनवर अली अगर खेलते हैं तो अगर उनको जो है बीच का ओवर कराए ना तो शायद वो काम करे। डेथ ओवर्स के नहीं, लेकिन चले देखना ये है नाजरीन के क्या सूरत हाल होती है मैच में, किस किस्म की वो जो स्लो रन है ना वो अच्छी कराते हैं, मेरा ये मानना है, वो स्लो रन बहुत अच्छी कराते हैं और वो डिसीव कर सकते हैं बैटर्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज साहब, अभी मैं देख रही थी कि भारत से सरफराज खान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उनके काफ़ी उम्दा कारकर्दगी की बात हो रही है जो इंग्लैंड के साथ उनकी सीरीज़ जारी थी। आपको लगता है कि सरफराज को भी वर्ल्ड कप में अगर मौका दिया जाए तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, किसी एक बड़े मुकाम तक जा सकते हैं? देखिए, अभी उनकी टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई है, उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगभग 70 की एवरेज है, लगभग 4000 रन वो स्कोर कर चुके हैं, और उन्होंने अपने पहले दोनों जो पहला टेस्ट मैच खेला है दोनों इनिंग्स में उन्होंने निस्फ सेंचुरी स्कोर की है। पहले इनिंग्स में वो 60 के करीब रन स्कोर किए, उन्होंने 60-70 के दरमियान में। दूसरी इनिंग्स में नॉट आउट उन्होंने 50 स्कोर किया। तो उनका जो प्रोसेस है बेसिकली जिस क्रिकेट के लिए वो आए हैं वो अभी उन्होंने उनको टेस्ट क्रिकेट में डाला है। T20 क्रिकेट में जब वर्ल्ड कप की तरफ वो जाएंगे तो आपको हार्दिक पांड्या ने भी वापस आना है, ठीक है, KL राहुल की भी वापसी होनी है T20 टीम में। फिर ये जो अभी जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनके उनमें से वो किसको लेते हैं, ये बड़ा
ये बहुत कबल अज़ वक्त होगा कि उनकी T20 क्रिकेट के हवाले से शुरू हो जाए। ऋषभ पंत वापस आ रहे हैं, उन्होंने भी अभी अपना दोबारा शुरू कर दिया है, तो बड़ा मुश्किल होगा सरफराज के लिए कि फ़ौरी तौर पर उनके लिए T20 क्रिकेट में जगह निकाल दीजिए। अभी तो उनके लिए टेस्ट मैच में भी अपनी मुस्तकिल जगह बनाना के लिए उनको बड़ी जद्दोजहद करना पड़ेगी, क्योंकि जो स्टेबल प्लेयर्स हैं, जब KL वापस आते हैं, विराट वापस आते हैं, तो टीम इंडिया के जो सोचने वाले हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में सोचेंगे। फिर वो यकीनी तौर पर अपने जो सेट प्लेयर्स हैं उनके ऊपर जाएंगे। लेकिन ये बात अपनी जगह पर ठीक है कि उन्होंने जो उनको मौका मिला है उसमें उन्होंने साबित किया है कि उनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो उस सतह पर अगर तसलसल के साथ भी मौके मिलते हैं तो वो तसलसल के साथ परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो एक मेहनत करने वाले खिलाड़ी की हैसियत से माने जाते हैं। 70 की एवरेज कोई आसान काम नहीं होता टेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और अगर आप 4000 रन्स एक ही एवरेज के साथ करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो इसका मतलब ये है कि आपका तसलसल भी है। तो T20 क्रिकेट उनके लिए भी बहुत पहले की बात है। अभी तो उनको अपनी जगह बनानी है जिस फॉर्मेट के लिए वो महारत रखते हैं और जिस फॉर्मेट में वो परफॉर्म करते हुए आए हैं, और टेस्ट मैच में उनको जगह मिली है। लेकिन उनके लिए जो सबसे बड़ा उनका ख्वाब था वो उनका टेस्ट कैप था इंडिया की तरफ से, और वो उनको मिल चुका है। उन्होंने अपनी सलाहियत को साबित कर दिया है पहले टेस्ट मैच में रन्स करके, तो नज़रों में आ गए हैं। अब जैसे जैसे परफॉर्म करते चले जाएंगे, बेहतर होते चले जाएंगे, तो दरवाजे उनके लिए खुलते रहेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो क्लैरिटी है ना, एक जो हमें जब भारत खेलता है या कोई भी दूसरे ममालिक से जब खिलाड़ी खेलते हैं तो हमें एक क्लैरिटी नज़र आती है कि ये एक नुमाया खिलाड़ी है जो आगे नज़र आ रहा है, आगे परफॉर्म कर सकता है, जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके मुकाम तक पहुँच सकता है। उन्हीं की एक कहते हैं ना नुक्ता निगाह, वो उस पर चल रहे हैं, एक रोल मॉडल समझ के उसी पाथ पर चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो फिल वक्त काफ़ी अरसे से एक ऐसा एक फ़िज़ा कायम है जिसमें कोई खिलाड़ी हम कह नहीं सकते हैं, कोई नया खिलाड़ी आने वाला कि ये खिलाड़ी जो है ये बहुत आगे जा सकता है या फ़लाँ मुकाम तक पहुंच सकता है। शायद कोशिश जारी है, उम्मीद जारी है, मैचेस हो रहे हैं और खिलाड़ी खेलते जा रहे हैं, मगर कोई फाइनल डिसीजन सामने नहीं आ रहा। हाफिज़ साहब, आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी कि डोमेस्टिक की बजाय क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि PSL के खिलाड़ियों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है? देखिए, अगर आप माजी करीब में देखते हैं तो ये रहा है एक रुझान पाकिस्तान में कि PSL की कारकर्दगी की बुनियाद पर पाकिस्तान के लिए सिलेक्शन हुई खिलाड़ियों की। ये इसको कहा तो जा सकता है कि इस किस्म की चीज़ें हुई हैं, लेकिन कामयाब कौन हुआ है ये आपको देखने की ज़रूरत है कि कौन लोग ऐसे हैं जिनको मौके मिले और उन्होंने उन जगह पर उस जगह पर परफॉर्म किया। कितने लोग ऐसे हैं जिनको गुज़िश्ता 6, 7, 5, 4 वर्षों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिला, और उनमें से कितने ही हैं जो आज नज़र आते हैं। क्या मौका जल्दी मिला? क्या सलाहियतों से बेहतरीन अंदाज में फ़ायदा नहीं उठाया गया? क्या सलाहियतों का अंदाज़ा गलत लगाया गया? क्या भरपूर जायज़े और कारकर्दगी के बगैर आपको टीम में शामिल किया गया और उसके बाद आपको भुला दिया गया? ये वो सारी चीज़ें हैं देखने की जिन पर काम करने की ज़रूरत है। कहाँ है रज़ा हसन, कहाँ है मुख्तार अहमद, कहाँ है आमिर यामीन, ठीक है, कहाँ है उस्मान शनवारी? मतलब आप नाम लेना शुरू हो जाएं तो आपको लगेगा कि एक फ़हरिस्त है, तवील फ़हरिस्त है खिलाड़ियों की, जहाँ पर आपको आप देखेंगे कि ये खिलाड़ी है, आप कहाँ पे गए, कहाँ गए, सुहेब मकसूद कहाँ गए, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, दानिश अजीज़ कहाँ गया, भाई फ़लाँ कहाँ चला गया, भाई फ़लाँ कहाँ चला गया। तो आप फ़हरिस्त उठा कर देखें कि कितनी तवील फ़हरिस्त आपके पास बनेगी। तो कभी कभी लगता है कि शायद खिलाड़ियों की बेहतर अंदाज में तरबियत नहीं की गई, उनके रहनुमाई नहीं की गई, उनको उनकी सलाहियतों में निखारने के लिए उनको बेहतर काम नहीं किया गया। लेकिन उसके साथ साथ ये भी नज़र आता है कि उन जैसी ही कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले और खिलाड़ियों को ज़्यादा मौक़े भी मिले हैं। तो ये कोई चीज़ें हटी हैं अपनी बुनियाद से। पाकिस्तान में ट्रेन कभी भी अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकती जब तक कि वो अपने ट्रैक के ऊपर नहीं होगी। बिल्कुल सही। तो आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए ये जो पाकिस्तान क्रिकेट का जो ट्रेन है ना, इसको ट्रैक पर आने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। आप ट्रैक पर आएंगे तो लाहौर से रावलपिंडी पहुँचेंगे आप ट्रेन पर, और लाहौर से कराची पहुँचेंगे। अगर आप नहीं आएंगे तो आप नहीं जा सकते हैं। आपने फ़िज़ाई सफ़र भी करना होता है, आपका रूट होता है, आप रूट पे जाएंगे, अगर आप रूट से हटेंगे नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें हैं बुनियाद को ठीक करने की। अगर आप बुनियाद के ऊपर वापस नहीं आएंगे तो आपके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। फिर लगता है कि पता नहीं कोई ऐसा मसला है जो हल नहीं हो रहा, कोई ऐसा मसला है जो समझ नहीं आ रहा, अनप्रोफेशनलिज्म भी नज़र आता है। ऐसा मसला नहीं, ये देखें ना आपका मेरिट है, ना आपकी पेशा वाराना काबिलियत नज़र आती है, ना आपकी फ़ैसला साजी नज़र आती है, ना आपकी और बहुत सारी चीज़ें जो क्रिकेट के साथ जुड़ी हैं वो नज़र आती हैं। इन सब को जमा करते हैं तो आपको आज जो PSL हो रहा है उसमें नज़र आता है
कि शायकीन को की तवज्जो हासिल करने में आपका काम है। आपका लोकल टैलेंट वो नज़र नहीं आ रहा जो कभी 2016 में, अगर 2016 में लोकल टैलेंट ज़्यादा अच्छा था, आज क्यों नहीं है? तो इसका मतलब ये कि हम तनाज़ुली की तरफ गए हैं ना। ठीक है, तो दुनिया तो हमारे साथ नीचे की तरफ नहीं आई ना, वो उन्होंने ऊपर की तरफ सफ़र शुरू किया। बिल्कुल सही। तो ये अपनी चीज़ों को बचाने के लिए पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। अपनी जो काम जिसका है उससे लेने की ज़रूरत है। मतलब एक शख्स एक वक्त में कोच है, एक वक्त में सिलेक्टर है, एक वक्त में मैनेजर है, ठीक है, एक वक्त में फास्ट बॉलिंग कंसल्टेंट है, एक वक्त में वो फील्डिंग का बन जाता है, एक वक्त में वो टीम का कोच लग जाता है। ऐसा नहीं होता। आप हर वक्त हर काम नहीं कर सकते। आप हर वक्त हर काम नहीं कर सकते। आपको किसी एक काम में महारत हासिल करना है और वही काम आपने फिर उसको ख़ास अंदाज में जो उसकी ज़रूरत है, उसके तकाज़े हैं, उसके मुताबिक आगे निभाना है। नहीं करेंगे तो ना करें। एशिया कप हारे हैं, वर्ल्ड कप हारे हैं, आगे भी देखें ये तसलसल है। हाँ। एशिया कप हारे, वर्ल्ड कप हारे, PSL बुरा करवा रहे हैं, PSL भी बुरा करवा रहे हैं। तो ये तसलसल है। ये मतलब बैठ के सोचे ना, इसके ये स्टडी केस है ना आपका। बिल्कुल सही। आप क्यों एशिया कप हारे, आप क्यों वर्ल्ड कप हारे, आपका PSL क्यों पूरा गया? हाँ। बुरा गया ना। हाँ। सोचने की चीज़ है। बैठे जिन लोगों ने बैठना है, सोचना है। लोग आ नहीं रहे जी, लोग आ नहीं रहे। तो लोगों के लिए बड़ी, मैं आपको इतनी ही आप रुकावटें खड़ी कर दें। हाँ। इतनी रुकावटें खड़ी कर दें, लेकिन आप अपनी क्रिकेट जो है उसका मयार बुलंद कर लें। इतनी रुकावटों में भी लोग जाएंगे इस मैच देखने के लिए। हकीकत है, बिल्कुल हकीकत। किसको देखने के लिए जाएं? खिलाड़ियों। वो ख्वाजा नाफे साहब एक बारी है, अगली मरतबा हवा में शॉट्स हैं। शाहीन अफरीदी के बॉल नहीं कर रहे, जमान के बॉल नहीं कर रहे, हारिस अनफिट है, शाहीन इंजरी से वापस आ रहा है, हसनैन की फिटनेस का किसी को पता नहीं है, शाहनवाज धानी की फिटनेस का किसी को पता नहीं है, बैटिंग में कोई आपके चल नहीं रहा है। बाबर और रिजवान लोग कहेंगे यार इनको तो इंटरनेशनल मैचेस में देख लेते हैं, यहाँ पर देखने फिर क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है जाने की। तो आपके जो पार्टनर्स हैं खेल के शोबे में, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्ड में, ये ड्रॉप कैचेस देखने के लिए तो स्टेडियम नहीं जाएंगे ना लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों की दिलचस्पी उस वक्त बढ़ती है जब आप एक 200 मीटर दौड़े और आपने कैच लिया है। और ऐसा साथ जुड़े होते हैं, एक एक एक्शन के साथ उम्मीद होती है, इंतज़ार होता है कि मैच के। अभी एक वीडियो में देख रही थी, बड़ी वायरल हुई थी, उसमें एक लड़की जो है वो कह रही है कि बस क्या मतलब स्कोर हो जाए बस जल्दी से मैच जीत जाए। मेरे ख्याल से एक चंद ही बॉल्स बची थी या क्या था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये कि ऐसा साथ जुड़े होते हैं, देखिए जज्बात जुड़े होते हैं। लोग देखें वहाँ पर तफरीह के लिए जाते हैं। हाँ। ड्रॉप कैच तफरीह नहीं है। हाँ। ड्रॉप कैच तफरीह नहीं है। एक तरफा मैच भी तफरीह नहीं है। हकीकत है। एक तरफा मैच भी तफरीह नहीं है। सनसनी की तो सारी बात है। ठीक है, ये बेमज़ा मैच भी तफरीह नहीं है। ठीक है, ये जो आप सिनेमा जाते हैं ना, फिल्म के दरमियान तक, अगर फिल्म के शुरू में आपको पता चल जाए इसका इख्तिताम क्या होना है, तो पॉपकॉर्न मारोगे सीट तो बाहर निकल आओगे। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो ये लोगों को जो स्टेडियम में कुर्सियों पे बांध के रखना होता है ना, ये जो ग्राउंड में खेल रहे होते हैं ना, उन्होंने बांध के रखना होता है अपनी कारकर्दगी से। और वो इधर जा रहा है मैच, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर आ रहा है, फिर आप उसका एक नतीजा निकलता है। ये नहीं है 20 ओवर्स में 200 हुए हैं और पहले 5 ओवर में 6 आउट हो गए, उन्होंने मैच ही खत्म हो गया। ये मैच देखना चाहिए ऐसे। बिल्कुल सही बात है। ये बॉक्सिंग जब होती है ना, तो जो बॉक्सर जाते हैं ना रिंग में, तो वो अगर दूसरे के फूल पेश करें, ये मेरी तरफ से 1 फूल, दूसरा कहे जी मेरी तरफ से 2 फूल, वो पहले वाला कहे जी मेरी तरफ से 3 फूल, तो जो लोग बैठे हुए ना बाहर देखने के लिए, हाँ, तो वो फूल देखने आए हैं यहाँ पे, गुलदस्ता देखने आए हैं, मुक्के मारो। अच्छा, और एक को मार पड़ी जाए, दूसरा बस ऐसे, हाँ। तो क्या मैं उसका फायदा। बिल्कुल सही बात। वो लोग ने बाहर आए, इतनी आंख हुई पड़ी हो, हाँ भाई, पता चले कि कोई मुकाबला हुए हैं, फिर वो लोग देखते हैं। इसलिए ये जो क्रिकेट है ना, ठीक है, लोग कहें बहुत अच्छी हो रही है, हाँ ठीक है, हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, फिर कोई जी नहीं, लोग नहीं आ रहे, वो स्टेडियम के तक लोग नहीं आ रहे, और ठीक है, नहीं आ रहे। क्या होम ग्राउंड के बेनिफिट्स हैं, क्या क्रिकेट हो रही है। बिल्कुल सही है। उमर, आपसे जानना चाहूँगी कि एक सवाल ऐसे ही उड़ता ज़हन में आया कि 16 मैचेस हो चुके थे, कल का मैच डालें तो 17 मैचेस, और आज का मैच अगर बीच में इन्वॉल्व करें तो 18 मैचेस तकरीबन जो है वो PSL के हो चुके हैं। अगर हम इससे पहले की PSL को देखें, यानी 2023 की तरफ नज़र डालें या उससे भी पीछे डालें, 18 मैचेस तक क्या सूरत हाल होती थी कि जो इस बार नज़र नहीं आ रही है। इस बार वाज़ह तौर पर मुल्तान सुल्तान्स नंबर 1 है, क्वेटा ग्लेडिएटर्स नंबर 1 हैं,
पेशावर ज़ल्मी नज़र आ रहे हैं, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड नज़र आ रहे हैं, उसके बाद कराची किंग्स और फिर लाहौर कलंदर्स। ये इस तरह ही होता था। ये PSL जो है ना अपनी वो ओरिजिनलिटी पे आ गई है। लाहौर कलंदर्स का डिक्लाइन देख लिया, कराची किंग्स का डिक्लाइन देख लिया आपने, जो कि 2016-17 में हुआ था। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ, ये आपने जो क्वेश्चन किया था कि डोमेस्टिक के प्लेयर्स और PSL प्लेयर्स वाले में, अब ये देखें बहुत से डोमेस्टिक के ऐसे प्लेयर्स थे, इनकी एक हिस्ट्री है जो परफॉर्म करते रहे हैं, लेकिन वो किसी की तरफ देखते रहे यार कि इनको मौका मिल जाए, नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने का नहीं मिला। फॉर इंस्टेंस आप देखें अतीक उज़्ज़मान हो गए, ठीक है ना, साद बिन नासिर थे, एक फर्स्ट क्लास के, उन्होंने मुसलसल रन के पहाड़ किए, एक बार सिलेक्ट भी हो गए थे टीम में लेकिन खिलाया नहीं उनको, ठीक है। फिर इसी तरह अतीक उज़्ज़मान को तो मौका मिला था प्रॉपर, मतलब ये कुछ मिले ना। और कौन कौन खेल रहा था सर? मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत से प्रॉपर मौके तो नहीं मिले ना उस वक्त। मेरी बात सुने, नहीं आप बात जरूर करें। हाँ। वसीम अकरम और वकार यूनुस जब खेल रहे थे, जी कितने फास्ट बॉलर और थे पाकिस्तान में? मैं बात ये कर रहा हूँ कि जितने प्लेयर्स हैं उनको मौके मिलने चाहिए थे, उनके डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। डोमेस्टिक जब वसीम अकरम और वकार यूनुस खेल रहे थे, जी डोमेस्टिक में कोई फास्ट बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहा था। ये तो मैं बैटर की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलें, अतीक उज़्ज़मान जब आए थे उस वक्त पाकिस्तान में और कौन कौन विकेट कीपर था? ठीक है, बात यह है कि उस वक्त जो है मोइन खान साहब थे, उसको निकाल देते मोइन खान को, सेट प्लेयर को। लेकिन बात यह है कि परफॉर्म तो कर रहे थे ना वो। बात ये है कि जब वसीम अकरम और वकार यूनुस खेल रहे हैं ना, तो जो आपके बेस्ट परफॉर्मर्स हैं वही मैच में खेलते हैं। रफ़तुल्लाह मोहम्मद को आप देखे थे अरसे किया है और 39 की एज में उनको जो है वो मौका दे रहे हैं आप वो देखें ना, जुल्म है कि नहीं है? एक मुसलसल जो चल रहा है, एक बेचारा कंसिस्टेंसी 96 में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्टार्ट किया, उनको 2015 में मौका दिया गया। 96 में पाकिस्तान का ओपनर कौन था? सर जो भी थे, लेकिन कोई फेस तो होता ना, उसको मौका बेचारे को मिलना चाहिए था। PSL में भी नहीं दिया गया। 40 साल की एज होगी, T20 में खेल, पेशावर पैंथर्स के लिए टाइटल जिताए थे। इस वक्त जब भारत की टीम में विराट कोहली खेल रहे हैं, ठीक है, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है नीचे कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा? सर बात सुन ले कि बहुत से विराट कोहली को बाहर निकाल दें, PSL की हो रही थी कि PSL से टैलेंट हो रहा है, बट कहना चाह रहा हूँ जो डोमेस्टिक से है वो टैलेंट भी तो आना चाहिए ना। आप बताएं डोमेस्टिक का कौन सा परफॉर्मर है जिसको मौका नहीं मिला? अब आप देखें, जब आपने डोमेस्टिक का बेड़ागर कर लिया, आप PSL का वही प्रोसेस आप डोमेस्टिक का परफॉर्मर बताएं कौन है जिसको मौका नहीं मिल रहा? कौन सा ऐसा प्लेयर है आप मुझे बता दें। आप बताएं ना, ऐसा आप कह रहे हैं मौके नहीं मिलते, तो अब तो नहीं मिल रहे ना। अभी आप देखें जो भी प्लेयर्स आया, शादाब खान हो गया, जो भी प्लेयर आए वो PSL के थ्रू ही आए। वो भाईजान वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डेवलपमेंट से आए हैं, तो डेवलपमेंट से आए हैं, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, इन्होंने लोगों को सिलेक्ट किया हुआ है। चले इसमें से कोई बताएं जो उसमें डेवलपमेंट स्क्वाड में से नहीं आया। अंडर 13, 16, 19 का एक पूरा निज़ाम है। शादाब कभी आपको मिलेगा, उससे पूछिएगा कि कहाँ पे सिलेक्ट हुआ था। शाहीन से पूछिएगा कहाँ पे सिलेक्ट हुआ था पहली मरतबा। हसन अली से पूछिएगा पाकिस्तान में जब ये जूनियर क्रिकेट होती थी या जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट थी कहाँ पे सिलेक्ट हुआ था, कोई एक बताएं। फ़खर जमान से पूछ लीजिएगा। फ़खर जमान तो डोमेस्टिक का प्लेयर है, वो तो काफ़ी अर्से से खेल रहे थे और ऊपर से नेवी में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है और काफ़ी पुराने प्लेयर है। लेकिन ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा डोमेस्टिक में जो प्लेयर्स है वो फिर भी जो है वो साइडलाइन हो रहे हैं। आप देखें PSL में ये हुआ कि जो ड्राफ्ट सिस्टम था वो डोमेस्टिक में भी आ गया। अब जो कराची से ताल्लुक़ रखता था वो कराची में नहीं खेल रहा है, वो किसी और शहर से खेल रहा है। तो कम से कम PSL वाली जो चीज़ है वो PSL में और डोमेस्टिक वाली चीज़ है डोमेस्टिक में हो। और प्रॉपर मतलब उतने प्लेयर कोटा होना चाहिए जो डोमेस्टिक से भी आए और PSL से भी आए, तो वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, अगर देखा जाए तो एक आम इंसान की ज़िंदगी में भी काफ़ी परेशानियां, दबाव का वो शिकार होता है और उसके काम में उस चीज़ का बहुत असर पड़ता है। लेकिन अगर खिलाड़ियों की तरफ देखा जाए तो खिलाड़ियों की ज़िंदगी में रेस्ट करने का टाइम बहुत कम होता है। एक सीरीज़ गुजरती हैं, दूसरा मैच आ जाता है, दूसरा टूर्नामेंट आ जाता है। प्रोफेशनल के साथ ऐसा होता है मैडम। मैं वही आपसे जानना चाह रही थी, कितने शोज़ करती हैं आप, कितने घंटे रोज़ाना काम करती हैं? जो प्रोफेशनल्स हैं उनका यही काम है। ये कोई मतलब अनोखा काम तो नहीं है। जो सरहदों पे खड़े होते हैं हमारे मुहाफिज, हाँ, उनके पास कितना काम होता है आराम करने का वक्त। हर किसी के पास होता है। जब आप इतनी ज़्यादा आपको इज्जत शोहरत दौलत मिलती है, आपको इतना नाम मिलता है, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ भी देना पड़ती हैं। और ये पाकिस्तान के खिलाड़ी अनोखे थोड़ी हैं, दुनिया भर में जो टॉप एथलीट्स हैं। आप टेनिस के खिलाड़ियों को देखें कितना ट्रैवल करते हैं पूरा साल, कितनी टेनिस खेलते हैं। वो तो अकेला है, वो 4-4 घंटे का मैच अकेले ही खेलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है।
ये आप इसको जोड़ सकते हैं चीज़ों के साथ ना, आप इसको जोड़ सकते हैं। जो टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं वो हर वक्त क्रिकेट खेलते हैं और उनको उनकी ज़िंदगी का ये हिस्सा है, एक के बाद एक मैच है, एक के बाद एक मैच है, एक के बाद एक मैच है। ये जब ये जिस शोबे में आप होते हैं उसके ही हिसाब से आपकी ज़िंदगी आप उसको उसमें तवाज़ुन पैदा करते हैं, उसमें आप आराम का मौका निकालते हैं, उसमें आप अपने लिए कुछ ज़हनी तौर पर सुकून हासिल करने के लिए चीज़ों को करते हैं, आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर आराम करने के लिए काम निकालते हैं। देखें बहुत सारे ये जो क्रिकेटर्स हैं या जो भी स्पोर्ट्स से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने हर दिन में उनके लिए ट्रेनिंग करनी है उन्होंने, बिल्कुल ऐसे हर दिन में उन्होंने ट्रेनिंग करनी है, मैच है या नहीं है। जिस प्रोफेशन में आप होते हैं उस प्रोफेशन के हिसाब से उसके तकाज़ों के मुताबिक ही आप अपनी ज़िंदगी को उसका आप शेड्यूल करते हैं, मैनेज करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। ये जिसके पास ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, जिन मुल्कों के पास जिनका निज़ाम ज़्यादा बेहतर होता है, वो मुतबादिल खिलाड़ियों के ऊपर बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हैं। तो वो अपने जो टॉप एथलीट होते हैं, जो सबसे ऊपर की A+ ग्रेड में होते हैं, उनकी सलाहियतों से बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठाने के लिए, उनके करियर को तूल देने के लिए, लंबा करने के लिए वो उनको इस तरीके से मैनेज करते हैं कि कहाँ पर उनको खिला लेना चाहिए, कहाँ पर उनके ना खिलाने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप उनकी जगह पर नए खिलाड़ियों को मौका देते हैं। पाकिस्तान में ये नहीं है। जिन मुल्कों में है आप वहाँ पर देखें कि लोगों को वहाँ पर आज़ादी होती है, लोग वहाँ पर मुतबादिल खिलाड़ियों को मौका देते हैं और उनके साथ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही हाफिज साहब, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो हमारे प्लेयर्स जो है काफ़ी ज़्यादा अनफिट हो रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। तो उनको कपड़े पहने जब नजर आते हैं ना, ये ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो आप उनको देखें ना वो क्यों अनफिट है। जब वो मैच खेल रहे हैं ना, बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग के लिए दौड़ रहे हैं, ठीक है, बैटिंग कर रहे हैं, तो आप उनको देखें, आपको नजर आएगा कि क्यों अनफिट है। लेकिन क्या ये चीज़ जो है वो हमारे कोचेस को या हमारी मैनेजमेंट को नजर नहीं आती? सबसे पहले जो खेल रहा है उसको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अच्छे कपड़े पहन के ना आए शो के लिए तो आप कहें जी मेरा कसूर है, इन्हें मैंने दसिया नहीं। आपकी अपनी जिम्मेदारी है ना, मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि भाई मैंने जो अपना आउटफिट है उसके ऊपर तवज्जो देनी है। बिल्कुल कि मैं भी मतलब है कि बाल उड़े हुए हैं, ठीक है, मुंह धोया नहीं, आगे बैठे मैं प्रोग्राम करना है, तो ये मुझे किसी को तो दोष नहीं देना ना। मुझे खुद भी पता होना चाहिए कि मैंने टीवी पे आना है तो मैंने कैसा लगना है, मुझे क्या पहनना है, मेरे बाल कैसे होने चाहिए, मुझे बोलना क्या है, मुझे उसके पास मालूमात होनी चाहिए जिसके ऊपर मैंने बोलना है। क्या मैंने उसके ऊपर मुकम्मल उतना इल्म हासिल किया हुआ है, क्या मैं उतनी ज़्यादा चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं या नहीं है। तो मैं इसका इल्ज़ाम किसी दूसरे के ऊपर तो नहीं डाल सकता। आप मैच देखें, आप देखें पाकिस्तान के कौन कौन से खिलाड़ी हैं, कौन कौन से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन से पाकिस्तान की टीम की तरफ से नहीं खेल रहे हैं लेकिन आ सकते हैं। आप देख लें उनको मैच में खेलते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए आपको कैसे लग रहे हैं। आप इंग्लैंड के खिलाड़ियों को देख लें, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि क्या फ़र्क है। आप हॉलैंड के खिलाड़ी जो कि एसोसिएट मुल्क है, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में खेला है, आप उनके खिलाड़ियों को देख लें, आप अपने खिलाड़ियों को देख लें, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा ना कि क्या फ़र्क है। बड़ा फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है। बेशुमार चीज़ें हैं जो दुरुस्त की जा सकती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनमें रुकावटें नज़र आती हैं। उमर, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान आज मैच है, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहेंगे? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जॉनसन चार्ल्स जो कि एक बिग फिश है, वेस्ट इंडीज से इनका ताल्लुक है, इन्होंने मुल्तान सुल्तान्स को ज्वाइन कर लिया है। और वैसे तो मुल्तान सुल्तान्स जो काइंड ऑफ फॉर्म है इनकी, उनको ज़रूरत नहीं है और एडिशन की, लेकिन ये एक लग्जरी मिल जाएगी जॉनसन चार्ल्स के आने से, क्योंकि इन्होंने 12 मैचेस खेले हैं, इन्होंने 325 रन किए जो PSL के मैचेस इन्होंने खेले हैं, चाहे वो ग्लैडिएटर से हो या मुल्तान सुल्तान से हो। तो ये एक अच्छी वैसे एक इजाफा है मुल्तान सुल्तान्स के लिए। इसके अलावा जो है, जहाँ तक बात है कराची किंग्स की, तो जो है कराची किंग्स को अब चाहिए कि बस मैचेस पे फोकस करे, मैच टू मैच फोकस करे और कोशिश करे कि रिवाइव करे अपनी कैंपेन को, जो कि अब मैं समझता हूँ कि मुश्किल हो गया इनके लिए। अब जैसे लाहौर कलंदर्स के लिए है कि प्ले ऑफ का जो ख्वाब है वो अब प्ले ऑफ का ही रह गया। अब उनको चाहिए कि बस मैचेस खेले और अपना प्ले ऑफ करे वो। तो ये अच्छा, लाहौर कलंदर्स के पास कोई एक ऐसा एज है कि वो शायद प्ले ऑफ में नजर आए? जा सकते हैं मैथमेटिकली, जो है आप कोई जो है आप कर दो चीज़ें चेंज, तो कुछ हो जाए, कोई उसमें छेड़खानी कर दो। वैसे तो अब कैसे जा सकते हैं आप मुझे बताएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा वक्त रह गया है और पास कोई मैजिकल बैंड तो है नहीं ना जो कि हिलाएंगे और पहुंच जाएंगे प्ले ऑफ्स में। बिल्कुल थोड़ा सा वक्त हमारे पास रहता है और जाते जाते मैं हाफिज साहब से एक सवाल और करना चाहूँगी, क्योंकि इनकी बातें बहुत ही दिलचस्प होती हैं। दिल करता है कि बंदा गुफ्तगू करता चला जाए और तमाम क्रिकेट या दीगर स्पोर्ट्स के बारे में गुफ्तगू करता जाए, लेकिन फिर भी वक्त कम होता है। हाफिज साहब, आपसे जानना चाहूँगी, आप 2 सवाल और कर लेंगे बातें, ये कुछ कहने के बावजूद भी सवाल मैं भी कर लूँगा ना इनसे। बिल्कुल बिल्कुल जी, करें। नहीं, आप पहले करें ना, आप करें। हाफिज साहब, मेरा यही सवाल आपसे था कि क्या लाहौर कलंदर्स, आप दोनों ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं मेरा ख्याल? नहीं, लाहौर कलंदर्स के पास क्या
प्रोड्यूसर बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला। मेरी बात सुने, नहीं सिर्फ कुछ ही मिनट्स बाकी है। लाहौर कलंदर्स के पास क्या कोई ऐसा एज है कि वो जो लॉस उनका हुआ है उसको किसी तरह से रिकवर कर पाएँ? देखिए, उन्होंने बाकी मैचेस इसी एतबार के साथ या इस यकीन के साथ खेलने हैं कि वो कम से कम पॉइंट्स टेबल पर कुछ पॉइंट्स लेकर जाएं। टूर्नामेंट तो उनके लिए ख़त्म हो गया था छठे मैच के बाद ही। जब उन्होंने छठा मैच हारा था, टूर्नामेंट उनके लिए ख़त्म हो गया था वहीं पर। उनका आगे बढ़ने का कोई इम्कान नहीं था। सिर्फ यही था कि आप उसका इख्तिताम कुछ इस अंदाज में कर लें कि आप कम से कम कोई एक दो तीन मैचेस जीत पाएँ। उनमें से भी एक मैच उनका बारिश की नज़र हो गया, बाकी रह गए 3 मैचेस। अब अगर 3 मैचेस वो जीतते हैं तो उनका तो कोई फ़ायदा नहीं होना, लेकिन किसी और का नुकसान ज़रूर करेंगे। जैसे कल के मैच में बारिश होगी तो पेशावर ज़ल्मी को ये हर्ट कर सकता है आने वाले दिनों में, बिल्कुल जब वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर होंगे और प्ले ऑफ का फैसला हो रहा होगा। हाँ। तो बाकी जो टीमें आगे जिन्होंने प्ले ऑफ में जाना है, उनमें से किसी अगर ये हराते हैं मैचेस उन टीमों को जो कि नंबर 3 और 4 पर होंगे, तो उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं उन टीमों के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। जी उमर, आपका क्या सवाल था? मुझे बताएं कि इसमें से कोई टूर्नामेंट में आपको लगता है कोई प्लेयर जो है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई अपना नाम बना लेगा, नाफे वगैरह या कोई प्लेयर या नहीं? मुश्किल है। आप अहमद शहजाद कंसीडर हो सकते हैं किसी तरह? PSL में तो हुए नहीं। मैं वही कह रहा हूं। PSL में तो अहमद शहजाद ने किस नंबर पर आना है वर्ल्ड कप में? वो तो ओपनिंग उनका है, लेकिन ओपनर्स ऑलरेडी फिल है, या तो उनको डिमोट किया जाए। यानी कि वर्ल्ड कप पे भी मुश्किल लग रहा है। देखिए, बात यह है कि टीम में होते हैं 11 खिलाड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो ज़बरदस्ती तो नहीं, लेकिन ये बेहतरीन होगा कि रिजवान और बाबर जो है वो ओपनिंग करें, क्योंकि ये तो डिबेटेबल है ना। उनकी परफॉर्मेंसेस तो यही बताती हैं कि उन्होंने अपनी कारकर्दगी से साबित किया हुआ है। डिपेंड करता है कि आप ये सारी की सारी चीज़ें उसी के ऊपर बेस करेंगी कि टीम मैनेजमेंट जो नहीं आती है वो किस हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहती है। वो आएंगे, वो सोचेंगे, वो बात करेंगे। प्लेयर्स जो हैं वो कायल होते हैं या नहीं होते हैं, क्या आपके पास अवेलेबल टैलेंट है, उसके बाद आप उसको देखेंगे कि क्या हारिस को आपने टीम में रखना है, विकेट कीपर को, या नहीं रखना। क्या आपने साहबजादा फरहान को रखना है या नहीं रखना। क्या आपने रिजवान को साथ लेकर जाना है तो किस नंबर पर लेकर जाना है। इसका इन्हिसार सारे का सारा आपकी नई टीम मैनेजमेंट के ऊपर होगा। नई जो इस वक्त टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है कि वो आने वाले 2-3 वर्षों में पाकिस्तान क्रिकेट को कहाँ पर देख रही है, वो लोग इसका तयन करेंगे, फैसला करेंगे कि कैसे आगे पाकिस्तान की क्रिकेट को बढ़ाना है। बिल्कुल सही। उमर, जस्ट अबाउट टू रैप अप द शो, जाते रहते एक सवाल पूछना चाहूँगी कि 2 सेंचुरीज़ जो हैं वो अभी तक के PSL में हमने देखी हैं। आपको लगता है कि इसके बाद कोई और ऐसा प्लेयर जो है वो सेंचुरी करेगा? आज के मैच को देखा जाए या इसके बाद होने वाले मैचेस में देखा जाए, कौन से प्लेयर से ज़्यादा तवक्कुआत हैं सेंचुरी की? करनी चाहिए, आज के मैच में करनी चाहिए, और रिजवान कर दे तो बेहतर है। क्या बात है, लेकिन होनी चाहिए, मेरे ख्याल मार्जिन है, क्योंकि हमारा ये 20वां मैच हो गया, ये 18वां मैच। नहीं 18 और 19 तो ये 20वां मैच है। हाँ, एग्जैक्टली 2 तो मैचेस। उसके बाद आपके पास 14 मैचेस पड़े हैं, तो प्लेंटी ऑफ मार्जिन एग्जिस्ट करता है कि करेंगे। और मुझे लग रहा है कि शायद आज कोई करेगा। हो सकता है साइफर्ट कुछ कर दे आज कराची किंग्स के लिए। अच्छा, लेकिन वो हमारे प्लेयर मतलब हमारे प्लेयर्स में नहीं, हमारे प्लेयर्स में रिजवान अगर कर दे तो, और कोई प्लेयर मुझे लग नहीं रहा इस वक्त। चले नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमें PSL में वही खुशियाँ, वही चीज़ें नज़र आएँ जो हम आज तक देखते आए हैं, जिसकी वजह से PSL जो है वो जानी जाती है। ये लीग जो है ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत से ममालिक में पसंद की जाती है, और इस लीग का खासा इंतज़ार होता है, साल में एक ही बार होती है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वो चीज़ें, वो प्लेयर्स हम ढूंढ सकें जो हमारे आगे आने वाले टाइम में हमारे काम आ सकें, हमें वर्ल्ड कप में अपनी प्रेजेंस दे सकें और अपनी कारकर्दगी से हमें विनिंग वाली साइड पर लेकर जाएँ। ना सिर्फ ये कि सिर्फ सेंचुरीज नज़र आ जाएँ या चंद स्कोर नज़र आ जाए, या हम ये बोलें कि अच्छा खेल के हारे लेकिन अच्छा खेल के हारे, ऐसी बातें ना हो। हम ये कहें कि हमारे प्लेयर्स जीते हैं, हमारे प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, हमारे प्लेयर्स ने भारत को हराया है, ऐसी बातें भी सुनने को मिले, ताकि हम भी खुशी से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें और फिर इख्तिताम करें। तो नाज़रीन, आज का मैच जो है वो यकीनन बहुत दिलचस्प होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि लगता है एक वाइब आ रही है कि कराची किंग्स की तरफ से भी आज कुछ ना कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। गो के पोलार्ड नहीं है, मगर फिर भी होपफुल हैं कि कुछ ना कुछ आसानी, कुछ बेहतरी जो है वो हो
जाए उनके साथ। नाजरीन दूसरी जानिब यह है कि टॉस भी अभी कुछ ही देर में लाइक 1 घंटे के मार्जिन के बाद टॉस की भी सूरत हाल सामने आ जाएगी और देखना यह है कि कौन सी टीम जीतती है, क्या फैसला करती है। तो आपसे मुलाकात होगी कल हम लोग बात करेंगे कराची के बारे में और मुल्तान सुल्तान्स के बारे में। दोनों टीम्स में से कौन सी टीम जीती, क्या फैसले किए, क्या गलतियां की। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, उमर आपका बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों का खासा वक्त लिया मैंने, लेकिन नाज़रीन उम्मीद है कि आपने भी इंजॉय किया होगा आज के प्रोग्राम को। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।